The Teacher's Show. द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। The Teacher's Show. नमस्कार, द टीचर शो के एपिसोड 156 में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। इससे पहले कि मैं उनका तारुफ आपसे कराऊं, मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा मीठी मीठी जबरदस्त ठंड की। जी हाँ, शीतलहर पूरे उत्तर भारत में पांव पसार चुकी है और मुझे उम्मीद है कि मेरी तरह आप भी इस ठंड का आनंद ले रहे होंगे। तो आज हमारे साथ इस ठंडे मौसम में और इससे भी ठंडी जगह है जहाँ मैं हल्द्वानी में हूँ, मुझसे भी ठंडी जगह से हमारे साथ हेमंता जुड़े हुए हैं। तो हम हेमंता का स्वागत करते हैं द टीचर शो के इस एपिसोड में। नैनीताल से हेमंता इस वक्त है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि नैनीताल में पीने का पानी भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि पाइपलाइन कई बार ज्यादा ठंड से जम जाती है। तो हेमंता का बहुत बहुत स्वागत है। हेमंता, आज बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए, अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप तो हमेशा इन कपड़ों में रहते हैं जिन कपड़ों में हम आजकल हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, हम भी वही जगह हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं, दिनेश चंद्र जोशी जी, वो नैनीताल युगमंच से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं और अभी कुछ क्षण पहले तक हमारे साथ थे, लेकिन अभी शायद कुछ तकनीकी बाधा या नेटवर्क की दिक्कत के कारण वो इस वक्त अभी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो हमारे पास आते हैं तो हम
जी भट्ट जी, संभवतः भट्ट जी भी इस समय नेटवर्क खो चुके हैं। हाँ, नेट जैसे- नेट सर थोड़ा सा दिनेश जी कनेक्टिविटी बड़ी नमस्कार। जी। हेमंत आपको प्रणाम, सर को नमन। सर कैसे हैं? बढ़िया जी दिनेश जी। नमस्कार सर, थोड़ा सा तकनीकी बाधा आ गई थी तो इस वजह से मैं माफी चाहूंगा अपने दर्शकों से। हाँ सर जी। और मुकेश प्रसाद बहुगुणा सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमालय की वादियों से, वो भी इस वक्त अलाव सेकते हुए हमसे मुखातिब हैं। मुकेश सर आपका भी स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। जी तो मैं चाहूंगा कि जोशी सर, इससे पहले कि हम आज का कार्यक्रम शुरू करें, मैं आज का सवाल चाहूंगा, हेमंदा से अनुरोध करूंगा कि हमारे दर्शकों को सवाल पढ़ करके बता दें। और आपको पता है कि सबसे पहले जो सही जवाब देते हैं हमारे दर्शक, उनको माय ऑप्टिकल्स की ओर से एक बहुत ही खूबसूरत सा सन गॉगल पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। तो मैं सवाल स्क्रीन पर लाइव भी कर रहा हूँ और हेमंदा से अनुरोध करूंगा और सवाल को पढ़ दें, उसके बाद फिर हम जोशी से बातचीत जारी रखेंगे। क्या है सवाल साहब? भट्ट जी, मेरी इच्छा है ना कि मैं ठीक से अभी शायद ना पढ़ पाऊँ। अच्छा, सवाल को आप पढ़िएगा और बताइएगा कि हमारे दर्शक जो बीच में कहीं क्रम टूटने से दूर भी हो गए होंगे तो उनको एक बार जी याद दिला दीजिएगा कि माया ऑप्टिकल्स की ओर से इस प्रकार का प्रावधान है। जी भट्ट जी। हाँ, धन्यवाद हेमंदा, आपने बिल्कुल सही कहा, थोड़ा तकनीकी समस्या आ गई थी इस बीच। तो जी आज का सवाल है कि इन्हें भारतीय साहित्य के प्रमुख निर्माताओं में स्थान दिया गया है। यह जी। रीतिकाल के अंतिम चरण के हिंदी के एक सहभाषा के कवि हैं। हम्म। इन्होंने प्रेम और भक्ति, नीति तथा लोक दृष्टि के को समग्रता में आत्मसात करके इस बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित किया। इनसे प्रभावित होकर ही मैथिली शरण गुप्त ने सिद्धराज में फाग को स्थान दिया, तो दूसरी ओर हरिवंश राय बच्चन जी ने स्वयं मधुशाला में इनकी आत्मा की छाया स्वीकार की। इनके अनेक नामचीन विदेशी विद्वानों के साथ ही इन्हें अनेक नामचीन विद्वानों के साथ ही एक दहलीज पर खड़ा किया जाता है। हम किनकी बात कर रहे हैं, ये आज का सवाल है। इसका इसका आगे भी है। सवाल इतना लंबा है सर कि ये स्क्रीन पर पूरा आ नहीं पाया, तो मैं पूरा पढ़ दे रहा हूँ फिर से। जी जोशी बिल्कुल। सर ने बहुत लंबा सवाल दिया है, संभवतः उत्तर इसका छोटा होगा, लेकिन सवाल बहुत लंबा है। तो ये कह रहे हैं कि इनके नाम पर एक विश्वविद्यालय ने अपनी क्रियाशील पत्रिका का नामकरण किया। अनेक विश्वविद्यालयों ने इनके फागों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया तथा इनके नाम पर कुछ राज्य सरकारों तथा संस्थाओं ने अपनी पुरस्कार योजनाओं में इन्हें सम्मिलित किया। हम किनकी बात कर रहे हैं? तो बहुत लंबा सा सवाल है सर, थोड़ा कंफ्यूज ना हो लोग, इसलिए मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ। जी दर्शकों से अनुरोध है ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है कि इन्हें भारतीय साहित्य के प्रमुख निर्माताओं में स्थान दिया गया। रीतिकाल के अंतिम चरण में हिंदी की एक सहभाषा के कवि हैं। इन्होंने प्रेम और भक्ति, नीति तथा लोक दृष्टि को समग्रता में आत्मसात करके इस बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित किया। इनसे प्रभावित होकर ही मैथिली शरण गुप्त जी ने सिद्धराज में फाग को स्थान दिया, तो दूसरी ओर हरिवंश राय बच्चन जी ने स्वयं मधुशाला में इनकी आत्मा की छाया स्वीकार की। इन्हें अनेक नामचीन विदेशी विद्वानों के साथ एक ही दहलीज पर खड़ा किया जाता है। इनके नाम पर एक विश्वविद्यालय ने अपनी क्रियाशील पत्रिका का नामकरण किया। अनेक विश्वविद्यालयों ने इनकी फागों को अपने पाठ्यक्रमों में स्थान दिया तथा इनके नाम पर कुछ राज्य सरकारों ने तथा संस्थाओं ने अपनी पुरस्कार योजनाओं में इन्हें सम्मिलित किया है। हम किन की बात कर रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत सारे हिंट, बहुत सारे क्लू इसमें जोशी सर ने दिए हैं ऑलरेडी। तो मुझे उम्मीद है कि दर्शक जवाब देना शुरू कर चुके होंगे और कर चुके हैं शुरू जवाब देना। जोशी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोशी सर स्वागत है आपका। जी जी जी, प्रणाम सर जी। हाँ नमस्कार सर आपका सवाल हमने पढ़ दिया, काफी मजेदार सवाल है और मतलब इतना बड़ा है कि स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा है। और वो आदत छूट गई ना छोटे छोटे प्रश्न बनाने की। हाँ, तो वो स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा, आधा ही सवाल आ पाया स्क्रीन पर, तो मैंने फिर हाँ पूरा मेरा पढ़ दिया उसको। मेरा लैपटॉप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, काफी देर से ट्राई कर रहा था 6:25 से, तो फिर मैंने जी आपको चलिए, कोई पोस्ट बात नहीं किया। सर, स्वागत है आपका और हमारे सभी धन्यवाद। मेहमानों का स्वागत है। अब हम आज जी, के जो बहुत हमारे मुख्य धन्यवाद। वक्ता है
दिनेश चंद्र जोशी जी, हाँ। उनसे मिलते हैं। और इस बीच हमारे साथ अल्मोड़ा से उदय किरोला जी, जो बाल प्रहरी के संपादक हैं, बच्चों की बहुत खूबसूरत पत्रिका कई सालों से निकालते हैं, वो जुड़ चुके हैं। रजनीकांत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, शिवांगी पाठक जी, नागबेन सोइन जी उड़ीसा से, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी, डॉक्टर ज्योति गांधी जी, कलकत्ता से मनीषा टीकादार जी, ये सब जुड़ चुके हैं और लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। आप सबका स्वागत है, सभी दर्शकों का। तो जोशी सर, आपके गतिविधियों को लेकर एक छोटा सा वीडियो हमारे पास है, हम कुछ देर बाद दर्शकों को उसको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आपका परिचय, हमने हालांकि फेसबुक में पोस्ट किया है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप खुद थोड़ा सा अपना परिचय, अपना बचपन और अपनी शिक्षा दीक्षा हमारे दर्शकों को बताएं। उसके बाद फिर सवालों का दौर और आपके अनुभव का दौर। हेमंदा चूंकि युग्मन से ही हैं, आपके साथ रहे होंगे समय तक, तो स्पेशली हेमंदा आपसे बातचीत करेंगे, बहुगुणा जी भी करेंगे। जी सर, सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि आज मुझे डॉक्टर भट्ट सर के आशीर्वाद से आप लोगों के बीच में मुखातिब होने का मौका मिला और अपने बारे में बताने का मौका मिला। आप वरिष्ठ हैं सर, इतने बड़े भारी भरकम छोटे भाई के लिए मत कीजिए। जी, और मैं आपको बताना चाहूंगा, चूंकि मैं संगीत, नाटक, डांस इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं और चूंकि मेरी पैदाइश नैनीताल से है। नैनीताल एक ऐसा शहर है, हमारे हेमंत सर बैठे हुए हैं, वो भी जानते हैं, वहां पर डांस, ड्रामा, म्यूजिक शहर की रग रग में बसता है। उसी शहर में मैंने जन्म लिया और बचपन से ही मुझे संगीत का बेहद शौक रहा। और आज मैं जब इतना लंबा समय काटने के उपरांत संगीत के क्षेत्र में भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के अधीन जवाहर नवोदय विद्यालय में एज ए संगीत शिक्षक के पद पर नियुक्त हुआ हूं, तो मैं जरूर याद करना चाहूंगा बचपन के उन पलों को, आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा। जब मेरे क्षेत्र में मल्लीताल शेर का डांडा में रामलीला होती थी और मैं डेली तालीम में जाता था और वहां बार बार ट्राई करता था कि कोई अच्छा पाठ मुझे मिलेगा, शत्रुघ्न का, भरत का, लक्ष्मण का, लेकिन पूरी तालीम होती थी। मैं बहुत छोटा था उन दिनों, शायद घर वाले भी बड़े मुश्किल से मुझे भेजते थे कि अकेले रात को तालीम में आप कैसे जाओगे, तो भी मैं चला जाता था। और लास्ट में जब रामलीला शुरू होती थी, उसके 1-2 दिन पहले सारे पात्रों का नाम बताया जाता था और मेरा नाम भी कई बार अनाउंस हुआ शुरू में कि दिनेश, जिनको बंदर का पाठ दिया गया। तो मुझे इस बात की भी बेहद खुशी होती थी। और फिर जब रामलीला होती थी और रामलीला में 5वें दिन से हम लोग बंदर बने स्टेज के चारों ओर घूमते थे, दिन भर एक नशा रहता था कि रात को सैकड़ों लोग मुझे स्टेज में देखेंगे और मैं बंदर का रोल कर रहा हूँ। एक बड़ी खुशी होती थी। और जिस दिन प्राइज मिलता था उस दिन तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता था। मैं स्पेशली अपनी मदर को, अपने छोटे भाई बहनों को जरूर बुलाता था कि आज मेरे को पुरस्कार मिलेगा। ये मेरी पहली रामलीला थी और जब मैं शायद मुश्किल से 5 या 6 साल का रहा होऊंगा और फिर मुझे एक चम्मच इनाम में मिलती थी। ऐसी ही 2 चम्मचें मैंने आज भी अपने पास रखी हुई, उनको मैंने आज भी सजो के रखा हुआ है, जो मेरे को उस समय प्राइज में मिलती थी। हालांकि मेरे फादर भी रामलीला के बड़े अच्छे ज्ञाता थे और रामलीला में हारमोनियम मास्टर का रोल भी वो अदा करते थे और शायद उन्हीं के संस्कार थे कि हमें भी म्यूजिक बचपन से हमारे परिवेश में आया। और फिर धीरे धीरे मैं जो ही बड़ा हुआ, फिर मैंने इंटर कॉलेज में पार्टिसिपेट किया। इंटर कॉलेज में हमारा स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर होती थी, फिर मेरे को हारमोनियम का बड़ा शौक था। मैंने CRST इंटर कॉलेज में पढ़ा और वहां पर मैं हारमोनियम भी बजाता था प्रेयर में और बड़ा एक अच्छा वातावरण मेरे को मिलता था। फिर ऑटम फेस्टिवल होते थे, वहां पर भी धीरे धीरे, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बचपन में किस तरह से हम इस फील्ड में एक छोटे से मंच से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे पग पर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। शरदोत्सव के कार्यक्रम में एक बार जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था, एक पहाड़ी गाने में मैंने हारमोनियम बजाया था और गाया था। उसी दरमियान उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र बरेली से एक टीम आई हुई थी। उन लोगों ने मेरे हारमोनियम वादन को देखा और मेरे गाने को देखा और खुश होकर मुझे पूना लेकर गए। और मुझे आज भी याद है, मुझे लगभग 10,000 रुपए मिले थे और जो मैंने बहुत लंबे समय तक अपने पास रखे। ये मेरी एक शुरुआत थी। और फिर 9th 10th में आते ही मेरे साथ एक बहुत अच्छा ग्रुप बना जिसमें ज्ञान प्रकाश, सुमन वेंद, आदरणीय हेमंत सर जानते हैं,
एनएसडी के बहुत अच्छे कलाकार हैं, आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ज्ञान प्रकाश, सुमन वैद्य, पंकज चौधरी के साथ जुड़ करके हमने अपने सीआरएसटी इंटर कॉलेज में एक पूरा ग्रुप बनाया और बहुत सारे नाटक वहां पर किए। स्पेशली मैं उसमें म्यूजिक देने का काम करता था, जिसमें स्वर्ग का पासपोर्ट, 2.5 लाख का सवाल, 99 का सवाल, ऐसे बहुत सारे नाटक हमने किए और मैं उसमें म्यूजिक पार्ट में काम करता था। और धीरे से फिर एक दिन जहूरदा की दुकान में हम लोग पहुंचे और जहूरदा से हमारा परिचय हुआ और वो बड़े खुश हुए कि इन लड़कों को भी अपने ग्रुप में शामिल करना है और फिर हम युग मंच में शामिल हुए। इसी दरमियान चूंकि मेरा म्यूजिक में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था, मैंने हिमानी आर्ट्स IIM मंच नैनीताल ग्रुप भी ज्वाइन किया परम आदरणीय RC जोशी के निर्देशन में। और फिर इस दरमियान मुझे देश के कोने कोने में गीत एवं नाटक पर भारत सरकार के प्रोग्राम के साथ जाने का मौका मिला। जो हमारा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र, आदिवासी लोक कला केंद्र और सांस्कृतिक कला केंद्र से रजिस्ट्रेशन होने के नाते हम देश भर में कल्चरल प्रोग्राम करते रहे और जिसमें हम लोग स्पेशली अपने उत्तराखंड की लोक संस्कृति का कार्यक्रम हम लोग करते रहे। और फिर ये शुरुआत थी और फिर बहुत लंबे समय तक मैं युग मंच के साथ जुड़ा। आदरणीय हेमंत सर हमारे साथ लगातार रहते थे। मुझे आज भी याद है जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन चला, उस दौरान हम नए नए गीत बना करके सुबह सुबह प्रभात फेरी निकालते थे युग मंच के साथ। और उस दरमियान जब हमारी प्रभात फेरी जाती थी, इसलिए मैं ये बात यहाँ पर जोर देके कहना चाहता हूँ, स्कूल में भी, स्कूल के परिवेश में भी अगर म्यूजिक नहीं हुआ तो बच्चे कुछ नहीं कर सकते। एक भय का माहौल स्कूल में रहेगा अगर स्कूल के अंदर म्यूजिक का माहौल नहीं रहेगा। हम बच्चों को सिखाने के लिए इससे अच्छा माध्यम कभी नहीं अपना सकते। इसीलिए जब हमने युग मंच के द्वारा प्रभात फेरी का वो किया तो हम संगीत के साथ जब सुबह सुबह घर घर में जाके उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन करते थे तो लोग कितने आकर्षित होकर उसको सुनते थे और उसका सीधा असर लोगों पर पड़ता था। हमारी बात लोग सीधे डायरेक्ट उसको जानते थे। और उसके बाद फिर हम कई वर्षों तक नुक्कड़ नाटक समारोह में 1 तारीख को 31 दिसंबर को सफदर हाशमी की याद में देहरादून जाते थे। हमारा पूरा युग मंच का ग्रुप जाता था। इस दौरान हमने बहुत सारे नाटक और निर्मल दा के द्वारा लिखा हुआ एक नाटक था कुछ तो करो, मुझे आज भी याद है, उसके इतने शो हमने किए सर। हमने देहरादून में, बरेली में, नैनीताल के कोने कोने में उस नाटक को किया और उसके अलावा बहुत सारे नुक्कड़ नाटक हम लोगों ने तैयार किए। इस दौरान बहुत सारे जनगीत हमने तैयार किए और बल्ली सिंह चीमा के लिखे हुए कई गाने। एक गाना मुझे आज भी याद है, तय करो किशोर हो तुम, आदमी के पक्ष में हो या कि आदमखोर हो। इसकी धुन मुझे याद है, आज भी मैंने बनाई, आज भी मुझे याद है ये धुन मैंने कंप्रोमाइज की थी, मैंने बनाई थी और इस पर मुझे पुरस्कार भी दिया गया था, उन्होंने सम्मानित भी किया था। इसके अलावा युग मंच में सर कबीरा खड़ा बाजार में, अंधा युग, पोस्टर, इतने सारे नाटक हम लोगों ने किए। उसमें संगीत पक्ष में तो मेरा विशेष रोल रहता था। हालांकि मैं अभिनय भी कभी कभी करता था। जहूरदा कहते थे चल भाई दीनू नाटक के लिए भी खड़ा हो जा। लेकिन आज मैं नैनीताल के इन सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। दुर्गा लाल साजी जो कि मंडली को चलाते थे, जो संगीत विद्यालय था, ऐसे इसी तरह से हरकिशन साजी, देवीराम मासब और तमाम लोग नैनीताल के ऐसे रहे हैं जिनके सानिध्य में हम सीखते रहे। एक बंदर का पाठ अदा करने के साथ साथ धीरे धीरे युग मंच और युग मंच के साथ साथ फिर मैंने कुछ समय केंद्रीय विद्यालय, आर्मी स्कूल, उसके अलावा मैंने उत्तर मध्य क्षेत्र के साथ और फिर धीरे धीरे मैंने मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि काफी लंबा समय मैंने मध्य प्रदेश में काटा, वहां पर वहां के लोगों में मैंने अपने उत्तराखंड की संस्कृति को पहुंचाया। जब छोटे छोटे बच्चों के बीच में, आज भी मुझे याद है 1997 की बात होगी, 1997 में प्रादेशिक स्तर मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक कार्यक्रम में मेरे उत्तराखंड के कृषि नृत्य ने, जो कि वहां मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक नई बात थी कि वो कुमाऊनी गाने कैसे गाएंगे, कुमाऊनी डांस कैसे करेंगे, कुमाऊनी ड्रेस कैसे पहनेंगे। मैंने उस कार्यक्रम को कराया और रीजनल स्तर पे वहां भी मेरे को पहला पुरस्कार मिला। और भी उसके अलावा मैंने उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर के फिर मैं गढ़वाल में आया काफी समय के बाद। गढ़वाल में आने के बाद मैंने केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में डॉक्टर राकेश भट्ट जी वहां पर जानते हैं, डॉक्टर अजीत पवार, डॉक्टर संजय पांडे, इन लोगों के साथ जुड़ करके मैंने केंद्रीय विश्वविद्यालय में काफी लंबे समय तक, लगभग 2005 से लेकर के 2015 तक केंद्रीय विश्वविद्यालय में, क्योंकि श्रीनगर गढ़वाल भी सांस्कृतिक नगरी है
और वहां पर फोक पर बहुत काम होता है। और मैं नमन करता हूं श्रीनगर को, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी को, कि वो लोग घर घर में गाने वाले लोग हैं। घर घर के लोग अपनी लोक संस्कृति को बचाने में बहुत काम करते हैं। इसी तरह से वहां कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी इस फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं। और ऐसे माहौल में मैं लगभग 8-10 साल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर के लगातार होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और इंटर यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में एज ए जज के रूप में वहां पर गया, पार्टिसिपेट किया, और बहुत कुछ सीखने का मौका मुझे वहां पर भी मिला। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा, एनसीईआरटी दिल्ली ने मुझे लगभग 3-4 सालों तक लगातार अपने दिल्ली में आमंत्रित किया, जिसमें मैंने आर्ट इन एजुकेशन के क्षेत्र पर बहुत काम किया। आर्ट इन एजुकेशन, किस तरह से बच्चों में इस सब्जेक्ट को लागू करें, कैसे हम अन्य विषयों के साथ म्यूजिक को जोड़ें, इस पर हमने एक बहुत बड़ी रिसर्च की, पूरा सिलेबस तैयार किया। उसके कुछ पार्ट आज भी पूरे भारतवर्ष में सीबीएसई के कोर्स में 6 से 10 तक, 11-12 तक पढ़ाए जा रहे हैं, और कुछ कोर्स अभी वो लागू नहीं हो पाए किसी कारण से। हमने ये देखा कि स्कूलों में अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, एक टीचर मैथमेटिक्स से पढ़ाने के लिए क्लास के अंदर आया, बड़ा गंभीर सा माहौल है, बच्चे तनाव में बैठे हैं कि किस तरह से वो मैथ्स को पढ़ेंगे, तो एक बड़ी अजीब सी स्थिति वहां पर है। लेकिन वही टीचर अगर क्लास के अंदर आया, आते ही बच्चों को हाथ हिला के नमस्ते करते हुए एक गाने की कोई लाइन गाते हुए सारे बच्चों ने उस लाइन को गाना शुरू किया, और फिर उसने शुरू कर दिया, देखो बच्चों वो तबला बजता है ना, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, उसकी दुगुन, उसकी चौगुन, उसकी अठगुन, वो आड़ बियाड़ कुआड़, पूरी मैथमेटिक्स तो तबले में है। वो टीचर अगर, वो सब्जेक्ट टीचर अगर थोड़ा सा संगीत का भी ज्ञान रखे, अगर वो टीचर थोड़ा सा संगीत को जोड़ते हुए अपनी पढ़ाई को, अपने सब्जेक्ट को बच्चों के बीच में लाए, तो वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होगा। इसी संदर्भ में हमारे नवोदय विद्यालय समिति के बहुत सारे इंडक्शन कोर्सेज होते हैं, जिसमें हमारे पीजीटी और टीजीटी ट्रेनिंग करते हैं। मैंने कई बार, मुझे मौका मिला उन नए टीचर्स को ट्रेनिंग देने का, तो मेरा वहां मुख्य सब्जेक्ट यही रहा कि मैं किस तरह अन्य सब्जेक्टों के साथ म्यूजिक का इन्वॉल्वमेंट करूं, किस तरह से स्कूल का जो माहौल है, उस माहौल को किस तरह से बहुत बढ़िया हंसमुख माहौल बनाऊं, एक डरावना भयमुक्त। 2005 एनसीएफ जो है, अपना जो शिक्षा अधिनियम है, उसमें भी साफ साफ कहा गया है कि बच्चे विद्यालय में पढ़े, किसी भी तरह का उनमें तनाव ना, बच्चे खुशी से पढ़े, जिस तरह खुश होकर बच्चे विद्यालय में आते हैं उसी तरह खुश होकर विद्यालय से बच्चे बाहर जाए। इस माहौल को डेवलप करने के लिए म्यूजिक की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए सर, आप सबसे कहना चाहूंगा, म्यूजिक एक ऐसा विषय है जिसको हमको जरूर अपनाना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बड़े, आपने बहुत विस्तार से अपने बारे में बताया। खांसी हो रही जी, ठंड का मौसम है सर, खांसी जी स्वाभाविक है, तो अपना ख्याल रखिए। और दूसरा, हेमंदा हमारे बीच है। हेमंदा, आप सवाल पूछे इससे पहले एक हमारे दर्शक हैं गिरीश चंद्र जी, उनका एक सवाल मैं आपके लिए रखता हूँ, फिर हम आपसे और बातचीत करेंगे। वो कह रहे हैं कि आप नवोदय विद्यालय में कार्यरत हैं और आप राजकीय और नवोदय विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था में क्या मूलभूत अंतर देखते हैं, जो हमारे मतलब। देखिए, सबसे पहले तो मैं जी हाँ, ये मैं बताना चाहूंगा। देखिए, जो राजकीय शिक्षा है, काफी अंतर है। सबसे बड़ा अंतर तो यह है कि नवोदय शिक्षा एक पारंपरिक शिक्षा है, जिसमें स्टूडेंट 24 आवर टीचर्स के सानिध्य में रहता है जी। उसका रहना, खाना, और उसके सुबह से शाम तक के तमाम जो क्रियाकलाप हैं, उन सभी क्रियाकलापों में टीचर्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। और जो राजकीय विद्यालय है, वो डे स्कूल है। सुबह 10 बजे बच्चे आए और 2-3 बजे अपना पढ़ने के बाद चले जाए। लेकिन हमारे इस विद्यालय में बच्चे 24 आवर यहाँ पर रहते हैं। हम उनको हर तरह की शिक्षा देते हैं। हम उनके एकेडमिक कैरियर के अलावा उनके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। जी सर। जी बिल्कुल, आपने उत्तर दिया, लेकिन मैं कहना चाहूंगा सर, 2-3 बजे नहीं जाते हैं, 3:30 बजे छुट्टी होती है। तो जी हाँ, वही मतलब डे स्कूल जस्ट। जी सर, जी तो जी सर।
इस बीच हमारे एक बहुत ही प्रबुद्ध दर्शक हैं अतुल शर्मा जी, जो देहरादून से हैं, जनकवि हैं। अरे कह सर, रहे हैं कि ओहो सर नमन है उनको, सर को नमन है सर। अतुल शर्मा जी कह रहे हैं कि उत्तराखंड उत्तरकाशी भूकंप पर आधारित मेरा गीत तो ऐसा देखा पहली बार। खूब गाया है हमने सर, खूब गाया है सर उसको हमने। जी जी। क्या कह रहे हैं, याद आ गया कह रहे हैं अतुल शर्मा जी। तो अतुल शर्मा अच्छा, जी का तो क्या कहना, लिखते भी इतना गजब है चलिए मैं कि सर के उनका लिए दो कोई। शब्द बोलना चाहूंगा पहले। अभी जैसा कि जी मैंने अपनी बात में मैंने जिक्र किया था कि हम लोग जी नुक्कड़ नाटक समारोह में हर वर्ष 31 दिसंबर को देहरादून जाते थे, और हमारे स्वागत में उस सारी तैयारियों को करने वाले डॉक्टर अतुल शर्मा ही वहां हुआ करते थे मेन। और उस दरमियान उनके न जाने कितने जनगीत हम लोग गाते थे। उन जनगीतों के साथ साथ हम लोग नुक्कड़ नाटक करते थे। तो आदरणीय सर को मैं नमन करता हूँ। बहुत लंबे समय तक हमको सर का साथ मिला, सर का आशीर्वाद मिला। सर बहुत अच्छे कवि हैं, और सर के निर्देशन में भी हमने बहुत काम किया है। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक छोटा सा वीडियो क्लिप हम आपको अपने दर्शकों को जी दिखाना चाहेंगे आपका। उसके जी बाद सर। फिर हम आपसे बातचीत करेंगे, उस पर आधारित भी कुछ बातचीत करना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले वो वीडियो क्लिप जो है हमारे दर्शकों को समर्पित कर रहा हूँ। जी फागण का महीना में कोयल मीठी मीठी बोले, प्यारी गानी लागे। फागण का महीना में होली खेला मारी जान। फागण का महीना में कोई कोयल मीठी। तो ये कुछ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। लेकिन वो डिसअपियर हो गए जैसे ही हमने उनका वीडियो चलाया। वो अभी स्क्रीन पर नहीं दिख रहा। तो जैसे आएंगे हम ब- फिर उनसे इन सब बहुत विषयों पर सुंदर। बातचीत करेंगे। जी, तो हरफनमौला है दिनेश जोशी जी। हाँ। हेमंत, आपका बड़ा लंबा अनुभव रहा होगा उनके साथ साथ काम करने का। कोई संस्मरण होंगे आपके साथ, हमें भी बताइए। भट्ट जी, उन दिनों युगमंच नैनीताल एक गजल संध्या या हमारा कोई संगीत संध्या या कोई पारंपरिक गीतों की संध्या हम लोग करते थे। तो उसमें डॉक्टर विजय कृष्ण जी की धर्मपत्नी हो गई, एक डिम्पल नैनवाल हैं, ये बहुत लोग एक साथ आते थे। बड़े बड़े रवि जोशी, मंटू जोशी, प्रभात शाह गंगोला, तो उतने लोगों का। और एक मथुरा का एक बच्चा था रविंद्र। अब किन किन के नाम लूं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट उसमें आते थे। और इसकी गजल सुनने का बड़ा इंतजार रहता था हमको, दिनेश की। जी सर। बड़ा हाँ चटपटा, बड़ा चुलबुला। तो अभी जब आएगा तो जरूर जी जी, आ इनसे गया सर। गजल या कोई गीत जरूर सुनेंगे। जी जी, आगे दिनेश आगे। सर हाँ। तो जी जोशी साहब, आपका हमने जो वीडियो देखे, 3 छोटी छोटी जी क्लिप जी थी। सर, आ गया सर। गला बिल्कुल खराब है आज तो, बहुत बुरी तरह से। बिल्कुल बोल नहीं पा रहे हैं ना। तो मैं हाँ, आपके सर ये लेकिन गाने वाली तमन्ना तो पूरी कर नहीं पाऊंगा सर आज तो। सॉरी सर, गला बिल्कुल बैठा हुआ है सर। चलिए, कोई बात हेलो, नहीं। गला बाद में जब खड़ा हो जाएगा तब सुन लेंगे आवाज आ सर, रही है गाना सर? कैसा है। जी जी जी। जी, आ रही है, हेलो, आपकी आवाज आ रही थोड़ा सिग्नल की तो समस्या आ रही है है। आ सर। रही है, आपकी आवाज आ रही है सर, आ रही, बढ़िया आवाज आ रही है। आ रही आ रहे हैं, हम सुन अब रहे हैं आ आपको, सुन रहे हैं। इस बीच हमारे साथ चंद्रकांत जोशी जी, मनमोहन चौधरी जी अल्मोड़ा से जुड़े हैं, उड़ीसा से अशोक हेलो। कुमार प्रधान जी जुड़े हैं। जी जी सर। जी, तो वो हमारे जो दर्शक थे सर, गिरीश चंद्र जोशी जी, उनका ये कहना है कि
जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, आप वहाँ जी। चूंकि एंट्रेंस के थ्रू बच्चे छांटते हैं, तो कह रहे हैं सर क्रीम तो आप लोग ले लेते हैं और बाकी जो मट्ठा और छाछ है वो हमारे लिए रहती है। नहीं सर, सर एक्चुअली एक बात और कहना चाहूंगा। जवाहर नवोदय विद्यालय में हम लोग क्रीम तो लेते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग ऐसे बहुत सारे पेज सेटिंग कार्यक्रम चलाते हैं कि जिसमें अगर किसी भी फील्ड के कोई, जैसे मैं अल्मोड़ा जिले में यहाँ पर हूँ, अगर मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जिन बच्चों का नवोदय में सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो कल्चरल के क्षेत्र में या किसी भी अन्य क्षेत्र में अगर अच्छे हैं, तो उनको हम अलग से पेज सेटिंग एक्टिविटी के द्वारा अलग से उनको गतिविधियों में शामिल करते हैं, उनके कार्यक्रम करवाते हैं सर। तो अभी भी जैसे मैं भी हूँ, तो मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को हारमोनियम सिखाता हूँ जो मेरे स्कूल से बाहर के बच्चे हैं, या उनको मैं डांस के बारे में, छोलिया डांस के बारे में, या हमारे उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, यहाँ के जो रीति रिवाज, यहाँ के जो गीत हैं, लोक संगीत है, उनके बारे में मैं उनका मार्गनिर्देशन करता रहता हूँ। उनकी मैंने बहुत सारे बच्चों की डायरियां बनाई है। उन डायरी में वो अपने माता पिता, दादा दादी से उन गीतों को, शादी ब्याह में गाए जाने वाले गीत, यहाँ के मेलों आदि के अवसर पर किए जाने वाले डांस, उनकी डिटेल्स वो अपनी डायरी में लिखते हैं, जिनको मैं बार बार चेक करता हूँ। और मेरा प्रयास ये भी रहता है, जैसे मैं गढ़वाल में भी था, मैं बच्चों का ऑडिशन कराऊं आकाशवाणी के लिए, या किसी लोक पर्व में, किसी मेले में, एकदम ग्रामीण बच्चे को जिसके पास कभी मंच नहीं है, उस बच्चे को मैं मंच मुहैया कराऊं। तो ये भी हमारे जॉब का एक पार्ट है कि हम अपने नवोदय के बच्चों के साथ तो काम करें, लेकिन नवोदय के बच्चों के साथ, चूंकि हर जिले में एक ही नवोदय विद्यालय है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नवोदय विद्यालय में आने का मौका नहीं मिलेगा, तो उन बच्चों के लिए भी हम टीचर्स पेज सेटिंग के जरिए अलग अलग कोचिंग सेंटर लगा के उन बच्चों के लिए भी हमें काम करना है। तो हमारा प्रयास यही रहता है, क्योंकि मैं म्यूजिक से, परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ा हुआ टीचर हूं, मैं कोशिश करता हूं कि ये सारे काम करूं। और अभी मैंने स्पेशली, मैं आपको बताना चाहूंगा सर, और मैं ये भी चाहूंगा मेरी वो क्लिप आप जरूर दिखाएं, जिसमें छोलिया डांस, जो एक धीरे धीरे विलुप्त होती परंपरा कहूंगा मैं उसको, क्योंकि आज वो बहुत कम लोग उसको जान रहे हैं, नए पीढ़ी के बच्चे तो बिल्कुल उसको भूल गए। और मैं जब से लगभग 2 साल पहले मैं यहाँ अल्मोड़े के स्कूल में आया, मैंने आते ही सिर्फ छोलिया डांस के क्षेत्र में, ताकि नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो उस चीज को भूले ना, इसमें मैंने क्लास 6 से लेकर के 7th 8th 9th 10th 11th 12th के बच्चों की अलग अलग टीमें तैयार की। और मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग मेरे 250 से ज्यादा बच्चे आज छोलिया डांस करते हैं, और लगभग 50-60 बच्चों का ग्रुप तो मेरा हर समय तैयार है, जिसमें वो ढोल, दमाऊ, मसक बीन और छोलिया में किए जाने वाले सारे स्टफ, उसकी ड्रेस कैसे पहनी जाती है, कैसे क्या करते हैं, उस पर काम करते हैं। और उसके मैं जगह जगह गांव में जाके उसके व्याख्यान देता हूं। इसी तरह मैं हुड़के के बारे में, और जो यहाँ कांसे की थाली बजाई जाती है उसके बारे में भी मैं गांव के लोगों को, अपने स्कूल के बच्चों को बार बार बता रहा हूं कि इनको सजो, ताकि ऐसा ना हो कल ये सब विलुप्त हो जाएं। हमारे नामकरण में गाए जाने वाले गीत जो आज विलुप्त हो गए, शादी ब्याह के समय गाए जाने वाले गीत, यहाँ मेलों में होने वाले जो नृत्य, मुझे लग रहा है नेटवर्क की दिक्कत है सर, मैं उनको बताने का बराबर प्रयास कर रहा हूँ सर। मैं आदरणीय सर से मैं चाहूंगा कि एक छोलिया वाली मेरी क्लिप जरूर दिखा दीजिए सर, आदरणीय भट्ट सर। जो छोले वाली क्लिप हमने दिखाई थी, आप शायद नहीं देख पाए होंगे, जो एक क्लिप अभी दिखाई थी, तो जो आपने 3 क्लिप हमें उपलब्ध कराई थी, उसमें छोलिया की क्लिप भी थी, जिसमें बच्चे बहुत सारे एक साथ मिल करके डांस कर रहे थे। हाँ सर, अच्छा सर, अगर मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी 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 हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो उत्तराखंड की पृष्ठभूमि से नहीं है। इवन हमारे जो गढ़वाल में बहुत सारे लोग छोलिया नृत्य के बारे में नहीं जानते हैं, और अन्य राज्यों के लोग भी। तो अगर आप छोलिया नृत्य के बारे में संक्षेप में थोड़ा उसका बता देंगे कि छोलिया नृत्य क्या है, क्यों है ना, उसके बारे में संक्षेप में अगर आप बताएंगे तो जो हमारे दर्शक है बहुत लाभान्वित होंगे उससे। हाँ सर, मैं इसको बताऊंगा, लेकिन मैं आदरणीय डॉक्टर भट्ट सर से निवेदन करूंगा उस क्लिप को भी आप इसके बाद दिखा दीजिएगा थोड़ा सा ना। पहले मैं बता देता हूँ पहले। जी बिल्कुल। एक्चुअली छोलिया नृत्य जो है ये उत्तराखंड का बहुत ही मशहूर लोक डांस है।
इसके बारे में पहले ये बताना चाहूंगा कि जिस वर्ष से हमारा उत्तराखंड राज्य बना, उस वर्ष से 26 जनवरी में दिल्ली में जो परेड हुई थी, उसमें जो भी झांकियां गई थी, उस झांकी में हमारे उत्तराखंड के छोलिया नृत्य ने पूरे इंडिया में पहला स्थान प्राप्त किया था। उस बार पूरे देश के कोने कोने में, हाँ, हेमंत आदरणीय हेमंत जानते हैं, उसमें भी हमारे अल्मोड़े के नवोदय विद्यालय के बच्चे और अल्मोड़े के आसपास के लोग कलाकार सब लोग जुड़े थे। एक बहुत बड़ी 150 कलाकारों की टीम बनी थी और पूरे इंडिया के लोगों ने छोलिया को बहुत नजदीकी से जाना। और दूसरी बात, चूंकि छोलिया नृत्य ये माना जाता है कि इसका ऐतिहासिक जो पृष्ठ है, लगभग 10वीं ईस्वी के आसपास ये मानते हैं इसकी शुरुआत हुई। चूंकि ये जो नृत्य है, ये जोश और वीर रस प्रधान और श्रृंगार रस प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में आप देखते हैं जो छोलिया करने वाले हैं, उनके बड़ी ड्रेस, जो उनका पूरा साफा है, उसमें रंगीन रिबन लगी हुई है, एक पूरी पगड़ी यहाँ पर लगी है, कानों में उनकी बालियां हैं और खूब मेकअप है चेहरे में, इधर भी लालिमा लगी है, इधर भी लगी है, पाँव में उनके घुंघरू भी बंधे हैं, हाथ में उनके तलवार है, उसके अलावा ढाल है, उसके साथ साथ वो डांस करते हैं। और उस डांस में जो है, एक तो वो, हाँ, ये जरा सा ये वीडियो भी चल रहा है, इसको वीडियो को देख लीजिए। इसको देख लेते हैं। ये मैंने कराया है, फुल स्क्रीन पे कर दीजिएगा जी, से फुल स्क्रीन पे कर दीजिए। ये मेरे स्टूडेंट हैं, बहुत बढ़िया। ये देखिए मैं करा रहा हूँ जी। ये देखिए बहुत टफ स्टेप है, ये मुर्गा झपट वाला, ये देखिए, ये काफी कठिन है, काफी एक्सरसाइज की जरूरत है इसको करने के लिए। ये देखिए, ये घोड़ा है, बच्चा घोड़ा बना हुआ है एक प्रकार से ना। हाँ, ये घोड़ा बना हुआ है, उसके ऊपर तलवार लेकर के, और ये स्वांग के रूप में छोटे कलाकार होते हैं। ये देखा था सर, अभी आपने इसकी झलक। एक्चुअली इसमें फिर स्वांग के रूप में एक दो कलाकार और होते हैं जो हैं तो पुरुष, लेकिन वो महिलाओं के कपड़े पहन के आगे आगे डांस करते हैं। और इसके साथ साथ एक लाल झंडा भी आगे चलता है जो वीर रस प्रधान है। और कई बार जब शुरुआती तौर पे 10वीं शताब्दी के आसपास, तो जब इस डांस की शुरुआत हुई, तो उस समय तो जो सैनिक वर्ग था, जब वो युद्ध जीत कर आते थे तो अपने राजा के सामने कहते थे कि हम किस तरह से गए, हमारी प्लानिंग कैसी थी, कैसे हमने शत्रु सेना को हराया। तो उसका एक स्वांग, एक नाटक की तरह वो बताते थे कि कैसे हम एकत्रित हुए और कैसे हमने उनको घेरा। वही डांस का एक रूप बनता गया। और आज शादी ब्याह के अवसर पर, किसी भी खुशी के अवसर पर, कोई मिनिस्टर भी अगर कहीं पर आ रहे हैं तो छोलिया की एक टीम सामने आकर के अपना प्रदर्शन करती है। तो ये छोलिया का संक्षिप्त इतिहास। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया सर। आपने जो ये काम किया है, खासकर बच्चों को छोलिया, जी सर, हाँ, या इसको मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इसको कुमाऊं में कई जगह छलिया भी कहा जाता है। बिल्कुल, जी सर, परगढ़ के क्षेत्र में इसको छलिया डांस भी कहते हैं। और यहाँ नीचे जो अल्मोड़ा और नैनीताल का हिस्सा है, यहाँ इसको छोलिया के नाम से जाना जाता है। मूलतः ये एक मतलब नृत्य का, एक युद्ध का एक छल कर रहे होते हैं, तो इसको छलिया भी कहते हैं, कि छद्म युद्ध, छल युद्ध एक तरह से, उस नाम से छलिया से छोलिया इसका नाम पड़ गया। बहुत ही खूबसूरत नृत्य है, और जिन लोगों ने नहीं देखा हो तो यूट्यूब में इसके बहुत सारे वीडियोज होंगे, आप जरूर देखिएगा। बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही आकर्षक, और इसमें मार्शल आर्ट भी होती है। अगर अच्छे कलाकार हो तो बहुत तरीके से इसमें मिक्स है। तो मुझे आपने कहा ना, भट्ट जी ने कहा मार्शल आर्ट, तो वास्तव में दिनेश, जब द्वाराहाट में यानी कि पाली पछाऊ में अगर हम इसको छोलिया नृत्य को देखते हैं तो व्हाइट ड्रेस में करते हैं वहाँ, बिल्कुल सफेद रंग के कपड़े, हाँ, सफेद रंग का पूरा साफा भी सफेद। हाँ, वो लोग इसको सरंकार कहते हैं। वहाँ पे छोलिया छलिया नहीं, सरंकार कहते हैं, सरंकार। और हाँ, और जहाँ पे हमारा ये गैरसैंण एरिया है ना, कुमाऊं और गढ़वाल का जहाँ दोसाध है, वहां भी होता है। वहां पे इसको सराउ कहते हैं, सराउ। एक फिल्म बनी थी छोलियार, एक फिल्म बनी थी, तो उसमें 2 गाने मैंने लिखे थे। पवनदीप राजन ने वो गाने गाए, तो उसमें मैंने पूरा जिक्र किया। पवनदीप राजन ने बहुत अच्छा गाया उन दोनों गानों को। राजेश आर्या ने उसमें एक छोलियार की भूमिका की है।
अच्छा, तो ये हाँ देखा अनंत था सर। असीम छोलिया हमारे जी जनजीवन में बसा। और जब बसा आपने नवोदय के बच्चों को कराया दिनेश, मुझे बहुत आनंद आ गया। सर। हाँ, हाँ, मैं तो बहुत लगा ही जी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। सर। सर मैं ये बच्चों पे, अगर वो नहीं भी करते ना सर, मैं उनमें कुछ इस तरह से अपना आर्ट इन एजुकेशन वाले पार्ट को डालता हूँ, तो बच्चे मेरी तरफ आकर्षित होते हैं। जो नहीं भी करना बहुत चाहते हैं वो अच्छा। धीरे धीरे आने लगते हैं सर, जुड़ने लगते हैं मेरे साथ। क्यों, मैं कह तो रहा था डॉक्टर भटजी सर, बहुगुणा सर से कि हम तो जी। इंतजार करते थे अपने दिनेश का जब अरे सर, सर गजल प्रणाम गायकी सर। होती थी या जी सर। सुगम संगीत होता था, जी क्या दिन जी थे। जी और सर। मुझे जी भटजी फिर बहुत सारे युवा महोत्सवों में दिनेश जी जज बन के आते थे, मैं एंकर बन के आता था, तो जी मुझे सर। जी यकीन ही नहीं आता था कि इतना छोटा बच्चा हाँ सर, बंदर से बिल्कुल आज ये हमारा जज बन के आ गया है। बहुत सर। सारे हाँ कार्यक्रम जी, बिल्कुल, आप ही के बहुत खुशी सर, आप ही होती के थी सानिध्य में हम लोग बड़े हुए हैं। सर यहाँ पर एक बात जी और कहना चाहूंगा, जी आदरणीय हेमंत बिष्ट सर ने हमको बचपन से बड़े होते हुए सब में देखा है, और लगभग नैनीताल के अंदर जितनी भी कल्चरल एक्टिविटी हुई होती रही है, उन सभी कल्चरल एक्टिविटी के लगभग मुख्य सूत्रधार हमारे आदरणीय हेमंत बिष्ट सर ही रहे हैं। और इनके सानिध्य में अरे तो न जाने कितने कलाकार कितने आगे बढ़ते गए हैं। तो इसलिए सर का स्नेह और सर का आशीर्वाद तो हमको हमेशा मिलता रहेगा जी। बिल्कुल धन्यवाद बिल्कुल। दिनेश, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हेमंदा ने आपको ही नहीं, मेरे जैसे नाचीजों को, कितने अरे लोगों को सर जी आशीर्वाद जी जी। अरे वाह। हेमंत आजकल कहाँ रहते हैं आप? मैं खुरपाताल, नैनीताल के पास। तो 4 साल की नौकरी बची है, मैं सोच रहा हूँ आपके आसपास कहीं आ जाऊं ट्रांसफर लेके अब। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आइएगा। फिर अरे भट्ट जी को, दिनेश जी को, गिरीश सर को, हाँ सबको यहीं बुलाते हैं। बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। फिर कुछ बहुगुणा जी क्रिएशन स्वागत है होता है। आपका, आइए मिलके कुछ करेंगे, यहाँ आइए। मैं वही सोच रहा हूँ, यहाँ पे मैं अकेला जंगल में बैठा रहता हूँ। सर आइए। हाँ अभी भी देखिए, आज चूल्हे के पास बैठ आग ताप रहा हूँ, ये देखिए आग जल रही है, अकेला आग ताप रहा हूँ। जी, तो आप लोग जोशी सर, सौभाग्यशाली है कि आप लोगों को ऐसी जगह मिली है। मैं जोशी सर को सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि इन्होंने खासकर छलिया की, छोलिया नृत्य की हम बात करें, उसको सहेजने, जी संवारने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए जो बहुत ही सराहनीय प्रयास है सर, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। जी, और धन्यवाद सर। क्योंकि हेमंत आपने भी नोटिस किया होगा, रजनीकांत शुक्ला जी करे मैं भी आ जाता हूँ। आइए सर शुक्ला सर, आपका तो सेवानिवृत्त, आपका भी स्वागत। तो मैं हेमंदा और जोशी सर आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। हालांकि आपको ये बात पता होगी कि अब धीरे धीरे हमारे आज से 20-30 साल पहले पहाड़ों में कोई भी शादी होती थी, विवाह होता जी था, तो बिना जी नृत्य के वो अधूरा होता था। बिना हाँ छोलिया सर, के कल्पना ही नहीं कर सकते, आप कल्पना नहीं कल्पना कर ही नहीं सकते थे थी। कि पहाड़ में कोई जी शादी भी हो सकती है। लेकिन जी दुर्भाग्य से अब क्या हो रहा है कि पहाड़ों में ये ब्रास बैंड पहुंच गया हमारा, जी जब सर, बिल्कुल मैदानी, बिल्कुल, डेफिनेटली जी। तो वो छोलिया के दल धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। वो लोग क्या थे, ज्यादातर निम्न तबके के लोग थे, जो कोई दर्जी हैं, कोई दूसरे तरह के लोग हैं, हाँ तो वो उसके साथ साथ अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों और अपने शौक और अपने एक पेशे के रूप में छोलिया नृत्य भी करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम लोगों ने, मैं भी उसमें हो सकता है शामिल हूँ, जी हम लोगों ने क्या किया, बुलाना छोड़ दिया अपने शुभ कामों में, अपने शादी ब्याहों में, अपने हाँ मेले टेलों में। तो धीरे धीरे जब उनका रोजगार कम हुआ तो उन्होंने ये पेशा ही बंद कर दिया। बिल्कुल तो सर। अब क्या, सही कह रहे हैं। पहाड़ों में बहुत कम छोलिया दल रह गए हैं हाँ, और धीरे इसका धीरे विलुप्त होने लगी हैं सारी चीजें। जी, ये बड़ी चिंता का विषय है। आपको क्या लगता है सर, इस बारे में क्या किया जाना चाहिए कि वो स्वरूप उसका बना रहे? सर आप तो प्रयास इस कर ही बारे, रहे हैं। सर जैसे तो मुझे जो लगता है सर, मैं अपनी बात आपको बताना चाहूंगा। एज ए शिक्षक, एज ए परफॉर्मिंग आर्ट टीचर, चूंकि देखिए हमारी पीढ़ी और हमारे आगे वाली पीढ़ियां तो धीरे धीरे निकलती जा रही हैं, और हम बिल्कुल। लोगों की पीढ़ी तक भी ये चीजें अभी बची हुई हैं। अभी मेरे पास भी एक डायरी पड़ी है जिसमें शादी ब्याह के समय हमारे उत्तराखंड में जो गीत गाए जाते थे, उसके अलावा नामकरण संस्कार के समय गाए जाने वाले गीत, उसके अलावा जितने भी हमारे पर्व होते हैं, बसंत पंचमी के समय, होली के समय, या और जो भी तीज त्योहार आते हैं, उस समय जो भी हमारे रीति रिवाज थे, जो हमारा लोक संगीत था, लोक नृत्य था, उसको मैंने अपनी डायरी में सजोया है। और आपने भी रखा है, हेमंदा ने भी रखा है। लेकिन हमारे बाद की जो नई पीढ़ी आ रही है सर, और ये तो इसको बहुत तेजी से भूलने लगी है। आज भी नीचे हल्द्वानी में
देहरादून में या तमाम शादियों में हम जा रहे हैं तो जहां पूरा जयमाल सिस्टम है, और लोग वहां पर जो शादी के जो मेन गीत होते थे, जो अपने सगुन आखर होते थे, वो सब भूल गए। इवन यहाँ पहाड़ में भी, द्वाराहाट में, रानीखेत में, लमगड़ा में भी अगर हम जा रहे हैं तो वहां भी कई जगह मैं देख रहा हूं कि जो शादी में गाए जाने वाले सगुन आखर थे, 1 या 2 महिलाएं बची हैं उनको गाने वाली। बड़े दूर दूर से लोग बुला रहे हैं उनको। तो मैं ये चाहता हूं, या मैं ये प्रयास करूं कि मेरे जो छोटे बच्चे हैं, क्लास 6 वाले, क्लास 12 वाले, या जो बीए में पढ़ रहे हैं इस समय बच्चे, उन सभी बच्चों को इन सब परंपराओं को लिखित रूप में उनको वो दस्तावेज उपलब्ध कराऊं और उनकी रिकॉर्डिंग उनके पास दूं, ताकि वो बच्चे उसको सजोएं और उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के सामने उसको रखें। अन्यथा सर, धीरे धीरे हमारी ये हिंदुस्तान की लोक संस्कृति, यहाँ के तीज त्योहार, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारी पहचान है, ये विलुप्त हो जाएंगे सर। इसको बचाना है। और हम तो एज ए टीचर अपने बच्चों को चाहे गणित सिखाए ना सिखाए, उनको बायोलॉजी पढ़ाए ना पढ़ाए, लेकिन ये अपनी परंपरा की जो बहुत अच्छी चीजें हैं वो अगर नहीं सिखाएंगे तो ये सब धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। जी सर। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा दूसरे संदर्भ में था। आप जिन बच्चों को सिखा रहे हैं, जैसा कि हमारे दर्शक गिरीश सर ने कहा कि वो तो क्रीम है, मक्खन है, जो और वो जवाहर नवोदय में जो बच्चा पढ़ा है वो निश्चित रूप से बड़े होकर छोलिया का काम नहीं करेगा। ठीक है, वो संस्कृति को जानेगा, समझेगा, उसको प्रोत्साहित करेगा, वो छोलियारों की इज्जत करेगा, उनको अपने यहाँ बुलाएगा, लेकिन वो खुद नहीं करेगा। मेरा सवाल ये था कि जैसे उत्तराखंड में हमने देखा कि हर साल एक छोलिया महोत्सव होता है, जिसमें बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। पूरे उत्तराखंड से छोलिया के दल जाते हैं, वहां पे उनका 2-3 दिन का पूरा कंपटीशन चलता है। जो फर्स्ट आता है उनको अच्छा पुरस्कार दिया जाता है। तो जो गांव का मेरे कलाकार जो छोलिया को छोड़ दे रहा है, अब नहीं कर रहा है, वो कह रहा है इसमें कोई नहीं रहे, पैसा नहीं है, कमाई नहीं है, तो मैं क्यों करूं? उस तरफ मेरा इशारा था कि उनको हम कैसे जोड़ के रखें इससे, वो मेरा सवाल था। उसके लिए सर, जैसे जहां तक मेरी जानकारी में है, उसके लिए हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी जो पुश्तैनी कलाकार इस तरह के लोग हैं, उन लोगों के लिए अलग से पेंशन की व्यवस्था भी की है, और उनसे संबंधित जो वाद्य यंत्र हैं उसको अपने क्षेत्र में, ताकि बराबर वो काम करते रहें, उसी से जुड़े रहें, उनको प्रोत्साहित करने के लिए तमाम स्कीमें भी चलाई हुई है। उत्तराखंड के संस्कृति निदेशालय ने भी उन लोगों के लिए ये सारे कार्यक्रम किए हैं। और उसके अलावा हम लोगों का भी एक फर्ज बने कि हम गांव-गांव में जाकर के ऐसे कलाकारों से मिले और उनको हम इसके बारे में बताते रहें सर। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल। मैं खांसी हो रही है तो जी, हमारे सारे दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि वो उनके घर में अगर कोई भी शुभ काम होता है तो वो अपने आसपास के छोलिया दल को जरूर अपने यहाँ बुलाएं, चाहे विवाह समारोह हो, नामकरण हो और शुभ काम हो, तो वो बुलाएं, उनको कुछ पुरस्कार दे, इनाम दे, मेहनताना दे, जिससे कि ये परंपरा, ये कला जीवित रहे, ये जो है, और उनका भी रोजगार भी चलता रहे। जी, उनका रोजगार चलेगा तो वो इससे जुड़े रहेंगे और उनकी अगली पीढ़ी भी जुड़ेगी। सवाल ये है, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ मेरे गांव की साइड में जो बहुत अच्छा हुड़का बनाते थे सर, लेकिन अब वो हुड़का, अब नई पीढ़ी हुड़का नहीं बना रही है, उन्होंने भी छोड़ दिया। हुड़का बसता ही नहीं है तो कहां से बनाएगी सर? अब नई पीढ़ी के लोग तो वो सब कांगो और जॉर्ज ड्रम सेट बजाना चाहते हैं ना, अब वो हुड़का बजाना कोई चाहता नहीं, वही उसी को प्रोत्साहित करना ना, ताकि मार्केट में बहुत सारे हुड़के आने लगे और लोग उसको भी बजाएं। हुड़का सर बनेगा ही नहीं तो बजेगा कैसे? सवाल ये है ना। तो कलाकार बनाते थे, उन्होंने हुड़का बंद कर दिया। जब उन्होंने बंद कर दिया तो उनकी अगली पीढ़ी क्यों हुड़का बनाने और बजाने लगे? तो हेमंत, आपको क्या लगता है सब चीजों को? क्योंकि हम शिक्षक हैं तो हमारा पढ़ाने के साथ साथ ये भी हमारा दायित्व है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उनको भी हम अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं, उनको, जो हमारे लोक कलाकार हैं उनको सहेजें, संवारें, समेटें। भट्ट जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था, बहुगुणा जी भी सहमत होंगे, दिनेश जी भी, आप भी। जैसे जो हमारे गिदारिये होते हैं ना, शगुन आखर होते हैं दिनेश, तो शगुन आखर हमारे जो पहले जो गाते थे, बहुत मतलब दीनहीन, जैसे मतलब हमारी जो बुआएं हैं जो विधवा हो जाती थी, ये इस तरह की चुपचाप एक कोने में बैठ के वो नीचे के सुर में गा रही, कोई सुन रहा नहीं सुन रहा। बल्कि पद्मश्री रमेश चंद्र शाह जी ने अपने एक किताब में एक गिदारी कविता भी लिखी कि मैं न्यूटी ना और मेरा सम्मान नहीं है, मैं गिदारी हूँ। लेकिन मैं अभी जब ये सतपाल महाराज जी के बेटे के विवाहोत्सव में कमेंट्री करने गया 2 दिन,
जी मैं बहुगुणा जी, क्या मतलब गढ़वाल के मांगल गीत, क्या उनके अच्छा हाँ सज थी, सुने और सर क्या बहुत उनका मतलब जो प्रेजेंटेशन था। तो वहां पे हाँ तो नया ग्रुप, बिल्कुल नए लोग जा करके गाएंगे, नए लोग, जी इतना वो सुषमा व्यास और उनकी टीम आई थी। तो अच्छा हाँ 8-10 लोगों का क्या मतलब, हालांकि पूरे पूरे वर्ल्ड से आए थे वहां पे ना, अच्छा म्यूजिशियन हाँ आए थे। जी हाँ, पूरे नेपाल से और अफ्रीकन कंट्रीज से तक उनके अनुयायी आए थे। जी लेकिन वो जो हमारे यहाँ का मांगल गाया, एक तो हमारे यहाँ का मांगल वो गढ़वाली में होता है ना वो, तो ऐसे ही चार्म कहीं ना कहीं पैदा होगा हमारी गिदारियों हाँ को भी बहुत ज्यादा। और उसको अगर उसको थोड़ा चार्मिंग लोग, अच्छे चार्मिक मतलब थोड़ा सा नए लोग भी इम्प्रेसिव गाएंगे, तरीके से बनाया हाँ, राइट हमारी राइट नई बेटियां बहू हैं वो लोग भी गाएंगे, शायद उसका मान वो तो बिल्कुल ऐसे करके हाँ गाती हैं ऐसे वो कान में हाथ बेचारी। लगा के तो उसको धीरे जी धीरे मुझे लगता है कि विलुप्त का हाँ भटजी वो भी एक कारण होगा। एक कारण मतलब है वो मैं भी गलत भी बिल्कुल हो सकता हूँ, मुझे लगता है। नहीं नहीं सही बात है सर आपकी बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल थोड़ा सही सा कह उसका रहे हो। और प्रेजेंटेशन राइट मुझे हेमंत है, जैसे युगमंच का मैं बड़ा प्रशंसक हूँ, क्योंकि युगमंच ने होली का बहुत अच्छा एक कार्यक्रम हर साल बहुत हो अच्छा किया जाता है युगमंच की ओर बिल्कुल से। तो मैं जी। ये चाहता हूँ कि जगमोहन जोशी जी नैनीताल में वो उसको ऐपण को लेके बहुत अच्छा काम करते हैं, जी कार्यशालाएं हाँ, करते हैं। हाँ तो ब्रिजो, हाँ। कि जैसे आप चूंकि युगमंच से जुड़े हैं और नैनीताल के सारे कार्यक्रमों में आप शामिल रहते हैं, तो मेरा अनुरोध ये रहेगा कि आप चूंकि आप थोड़ा सा ज्यादा फुर्सत में हैं, क्योंकि आप सेवानिवृत्त भी हैं और आप इन सब जी, चीजों को बेहतर तरीके से जानते भी हैं, तो हर साल ऐसी कुछ कार्यशालाएं 3 दिन की 5 दिन की कराई हाँ जाए, जिसमें एक गिदारियों की कार्यशाला हो, बहुत जिसमें बढ़िया, महिलाओं बिल्कुल। बहुत अच्छा सर बहुत अच्छा सुझाव है आपका बहुत अच्छा ये ये मंगल गीत गाने सिखाए जी जाए, ताकि नई जी पीढ़ी में आगे वो बढ़ता रहे। ऐसी एक जो है छोलियारों की एक कार्यशाला हो जाए, जोशी सर हैं, आप लोग हैं, जी तो हम भी जी उसमें जितना बन पड़ेगा करेंगे। मुझे लगता है कि हाँ, अभी ये इसको यूट्यूब में बिल्कुल, अभी एक उपाध्याय मैडम हैं, लता कुंजवाल जी, शर्मिष्ठा जी, इन्होंने भी बड़े चार्मिंग ढंग से उसको गा रखा है। तो ऐसा कुछ प्रयास करना पड़ेगा, लता कुंजवाल की भी जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छा गा रखा है। तो इस हाँ तरह से वो जब चार्म आएगा, आकर्षण आएगा, तो फिर नई पीढ़ी जरूर जुड़ेगी। जी। हाँ जी उनका 3 वॉल्यूम का एक है सर, लता कुंजवाल जी का। तो लेकिन जी हम ये हाँ, चाहेंगे जी। कि इस राज्य में नहीं, इस शो को हमारे बहुत सारे दर्शक दूसरे देश के विभिन्न हिस्सों से देख रहे हैं। जैसे विनीता काम्बरी जी दिल्ली से इस वक्त देख रही हैं, बहुत अच्छे एंकर हैं, आपको पता है, हमारे शो में आई भी हैं कई बार। जी तो उनका कहना है बिल्कुल। कि वो जरूर जुड़ेंगे सर जिन जिन जी। राज्यों में, ऐसे जिन जिन क्षेत्रों में, राज्यों की भी मैं बात नहीं करूंगा, जैसे अगर हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करें उत्तराखंड के, तो वहाँ जो पांडव नृत्य है, उस तरह की जो गतिविधियां हैं, उन पर हमने चर्चा की थी शो में कई बार। तो उनको भी संरक्षण के लिए कुछ कार्यशालाओं का आयोजन हो, बहुगुणा जी जैसे लोग वहां बहुत पर हैं, तो वो इनके लिए, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर, ये विलुप्त हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हो गई हैं बिल्कुल, विलुप्त। बिल्कुल हो तो जाएगा। अच्छा तो सुझाव है, जोशी सर, सही बात। ये मैं आपसे सर ये भी अनुरोध करूंगा जोशी सर, कि आपके जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको आप ज्यादा से ज्यादा शोध करवाइए इन सब जो आपने छोलिया टीम बनाई हुई है। और जैसे जी हाँ शरदोत्सव होता है साल में, या रानीखेत में अल्मोड़ा में शरदोत्सव होता है, या और जहाँ भी जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम होते हैं, हाँ उन जगहों में आप एक छोटा दल के रूप में जाएं। जी। तो उससे उससे लोगों को लगेगा, नहीं, नई पीढ़ी भी इसको सीख रही है, और हमारे जो कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी इसको जाएंगे। अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सही सुझाव है। जोशी सर सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है आपकी, सुन रहे हैं हम लोग। जोशी सर की बात कर रहा हूँ, हमारे आज के जो दिनेश, मेहमान है। दिनेश जी, दिनेश दिनेश जी। जोशी जी फ्रिज हो गए हैं शायद। नहीं, फ्रेज तो नहीं है, हिलडुल रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है उनका, तो मुझे लगा कि शायद नहीं सुन पा रहे हैं। तो इस बीच जी हमारे बहुत सारे दर्शक, मीना जी फुलेरा सर जी हैं, शीला हाँ वो पांडे थोड़ा जी, आवाज पितौरा, फिर कट गई ना ललित जी कर्नाटक जी हाँ हैं, हाँ ये सब लोग जी लगातार बताइए ललित, हाँ ललित। हाँ थोड़ा जी, अब आप सुन पा रहे हालांकि हैं सर? हाँ सुन रहे हैं सर ओके तो मैं ये कह रहा था सर कि मेरा एक सुझाव था, अगर आपका स्कूल मैनेजमेंट इन चीजों को लागू करता है, कि जितने भी आपके दल हैं, वो 10-10, 15-15 के 3-4 दल आपके अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, ताकि हाँ सारी जी दुनिया में मैसेज आए कि नई पीढ़ी भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, सीख रही है, समझ रही है। और जो गरीब बच्चे हैं सर आपके आसपास के स्कूलों में, हाँ उनको हाँ आप जी ट्रेनिंग जी दें, तो रोजगार के रूप में भी इसको अपना सकते हैं आने वाले समय में। बिल्कुल सर डेफिनेटली जी जी डेफिनेटली सर जब मैं तक हम एक्चुअली सर अपने आप सर, जब तक हम अपने युवाओं को रोजगार से नहीं जोड़ेंगे ना, तो वो जी पूरी भाषणबाजी हो जाएगी। हाँ, जी सर बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल सर और
हाँ भोगड़ा जी कुछ कह रहे हैं। ये भोगड़ा जी जी। मैं कह रहा हूँ वैसे तो जोशी जी का गला बैठा हुआ है, लेकिन इनका बैठा हुआ हाँ गला हमारे खड़े गले से बेहतर होगा। अरे बहुत नहीं तो सर अगर जी बिल्कुल नहीं सर तो, तो अगर जोशी जी, आप जो बल्ली सिंह चीमा वाली गजल की बात कर रहे थे, आपने उसका संगीत भी बनाया था, या इसी तरह की अगर कोई आपको याद हो तो वो सुनाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा हम लोगों को भी, हमारे श्रोताओं को भी। अब सर मैं पता नहीं मेरी आवाज बिल्कुल फटरी में गा पाऊंगा कि नहीं गा पाऊंगा ना कोई बात नहीं, चिंता ना करें आप। जैसा अगर आप खराब गाएंगे हम म्यूट कर देंगे आपको। नहीं सर आवाज मुझे नहीं लिख पाई अभी बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर, प्लीज मैं माफी चाहता हूँ। अगली बार जरूर मैं आदरणीय भट्ट सर से निवेदन करूंगा, मुझे एक मौका और दीजिएगा कभी भविष्य में। पर जिस दिन मैं अपने लोकल लोक संगीत को लेकर ही आपके बीच में आऊंगा सर, उस दिन मैं आपको बहुत सारी ठीक है। चीजें सुनाऊंगा। आज वाकई में काम नहीं कर रहा सर, आज माफी चाहता हूँ सर। एक तो ठंड हाँ, ऊपर से आपने दिल तोड़ दिया हमारा। अरे सर गला बिल्कुल वो हो रहा है ना सर, इसके लिए मुझे लगता है जैसे आप तय कर इसके लिए गर्मियों में इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ठंड का मौसम रहेगा 3 महीने कम से कम। हाँ नहीं अभी जी। और आप जहाँ पर है वहाँ तो और ज्यादा हाँ सर बहुत गिरीश ज्यादा जोशी ठंड, जी, बहुत ठंड। जी सर। गिरीश जोशी जी हमेशा जुड़ते हैं, एक बहुत ही प्रबुद्ध हमारे दर्शक हैं। हाँ, गिरीश जोशी जी जुड़े होंगे जरूर जी। प्रभात उप्रेती जी भी आ गए हैं। अरे वाह। जी प्रभात उप्रेती सर कह रहे हैं कि छोलिया का रूप बिगाड़ दिए हैं, इसको इम्परोवा इज पिथौरा के रावत जी ने किया था। ऐसे ही हल्की बजारा गाने पर नवीन पांगती जी ने सवाल उठाया है, महिलाओं की बेइज्जती है। आपका इस बिगड़ू संस्कृति पर क्या विचार है? मैंने प्रोफेसर उप्रेती जी का इंटरव्यू देखा है सर एक बार, मतलब छोलिया पे ना, जो हमारे पिथौरागढ़ में छलिया कहते हैं, बहुत ही अच्छी व्याख्या इन्होंने की थी। दिनेश वो जो युगमंच का उत्तराखंड के लोक नृत्य, वो छोलिया और ये चांचली झोड़ा और ये छपेली किया था ना, उसमें सर का इंटरव्यू था, बहुत अच्छा इंटरव्यू। तो हाँ, प्रोफेसर प्रभात उप्रेती जी वो क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार भट्ट जी फिर देखिए। तो वो कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा एक व्यंग के रूप में भी कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो बात सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि छोलिया का रूप बिगाड़ दिए हैं, इसको इम्प्रोवा पिथौरागढ़ रावत जी ने किया था। पिथौरागढ़ में जो रावत जी करते थे ना, वो छोलिया के बारे में कह रहे हैं। और कह रहे हैं ऐसे ही थल की है। दूसरा बात उनका बड़ा महत्वपूर्ण है और इस पर वो चाह रहे हैं कि हम लोग चर्चा करें। हेमंदा और भोगड़ा जी से मैं चाहूंगा कि इस पर जरूर अपने कमेंट दें। तो कह रहे हैं कि थल की बाजारा पर नवीन पांगती जी ने सवाल उठाया है। मैंने भी पढ़ा था प्रभात उप्रेती जी के किसी सवाल पे टिप्पणी नहीं कर सकता। नहीं, वो कह रहे हैं कि महिलाओं की बेइज्जती है। असल में केवल हम सर बात पूरी पहले मैं पढ़ लूं फिर आप कहिएगा। वो कह रहे हैं कि आपका इस बिगड़ू संस्कृति पर क्या विचार है? विचार थल की बाजारा पर। भोगड़ा जी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हेमंदा आप तब तक बताएं। पहले मैंने शादी बारातों में तो खूब सुना है थल की बाजारा, लेकिन उसका वीडियो नहीं देखा भट्ट जी। नहीं, वीडियो पे बुरा नहीं है, वीडियो में कुछ भी गलत नहीं है। वीडियो सिंपल सा है कि जैसे नायक और नायिका के बीच में चुगलबाजी होती है, छेड़छाड़ होती है थोड़ी सी, वो आगे पीछे चक्कर लगाता है नायिका के नायक, वही सब उसमें है। कुछ एरियल शॉट है। और थल आपको पता है बहुत छोटी सी जगह है, एक सिंगल लेन की बाजार है, एक छोटी सी सड़क है नदी के किनारे, तो उसमें ऐसा कुछ है। वो गाना इतना पॉपुलर है कि बहुत सारे जो हमारे उनको परेशानी, कई लोगों को बड़ी परेशानी भी हुई इस गाने के पॉपुलर होने से। तो वो उसमें ढूंढ रहे कि कैसे इसको वो किया जाए। जी भोगड़ा जी आप कुछ कह रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने इस गाने को, असल में इस गाने का वीडियो कभी देखा नहीं है, तो मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जहां तक संस्कृति के में जो बिगड़ने का सवाल है, वो लगभग हिंदुस्तान की किया है, वो बंबई के या उड़ के या इनके उसमें आकर के इसमें कहीं ना कहीं बदलाव तो आ ही रहा है। और जो परंपरागत संगीत या परंपरागत जो तरीका था, उसमें बदलाव तो आ रहा है। असल में सर नवीन टोलिया सर इतना, मतलब फोक को अपने वीडियोस में इतनी खूबसूरती से लाते हैं सर, और इतना खर्च करते हैं। मैंने उनके जितने भी वीडियोस देखे ना नवीन टोलिया जी के, मतलब नवीन, अच्छा पांगती जी, अच्छा नवीन पांगती जी कह रहे होंगे। अच्छा पांगती जी, हाँ।
अच्छा वो अच्छा सर, यहाँ पर मैं एक बात मैं भी देखूंगा। कहना चाहूंगा। जी जी तो यहाँ पर एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, एक्चुअली जैसा कि अभी आदरणीय हेमंत सर ने एक बात कही थी ना, कि जब वो सगुन आकर गाते हैं, हल्की सी हाँ, आवाज आ रही, कोई उसको अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा, नहीं तो दे क्यों ना रहा है। हम इस तरह से प्रेजेंट करें कि वो इम्प्रेसिव हो। आदरणीय सर ने हाँ, वहां शादी में जो कार्यक्रम देखा, उसमें जो सगुन आकर गाए गए थे, वो काफी एडवांस रूप से गाए गए थे। तो कमाल मेरा है, मतलब यह है कमाल। कि आज के समय में जो वीडियोस बन रही हैं, जो भी डांस की वीडियो बन रही है, तो उसमें चूंकि वो प्रोफेशनल रूप से वीडियो बन रही है, और उसमें जी वीडियो बनाने वाले ये चाहते हैं कि इसको अधिकतम लोग देखें, इससे अधिकतम अर्न हो, तो वो उसको बहुत ज्यादा इंप्रेसिव बनाने का प्रयास करते हैं। इसकी वजह से वो जो एक्चुअल जो लोक परंपरा है, उस लोक परंपरा से हट करके, उस लीक से हट करके वो डांस हो रहे हैं। जैसे कोई छोलिया की आप बात करें ना, जी तो छोलिया जो एक्चुअल में जो जमीन के अंदर धरातल में जो छोलिया डांस होता था, उसको देखने वाले, उसको करने वाले वो प्रोफेशनल गांव के अनपढ़ देहाती लोग, जो पढ़े लिखे भी नहीं है, एकदम ग्रामीण परिवेश में है, वो एक अलग स्टाइल था। लेकिन आज जब पढ़े लिखे लोग, आज जब मेरे नवोदय विद्यालय के बच्चे इस छोलिया डांस को कर रहे हैं, पहले समय में वो जो छोलिया डांस था, आज मैं उनको 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से मैं उनको स्टेप सिखा रहा हूं। तो थोड़ा सा आधुनिकता तो उसमें आएगी सर। अगर एक उस ग्रामीण परिवेश में जहां पर एजुकेशन का स्तर बिल्कुल नहीं है, जैसे संगीत देखो सर, प्रीतम भरतवाण जी हैं, तमाम लोग हैं, बहुत अच्छा गाने वाले हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन एक तरफ जो संगीत को प्रॉपर तरीके से सीखे हुए हैं, उसकी डिग्रियां लिए हुए हैं, वो लोग संगीत को गा रहे हैं, तो थोड़ा सा अंतर है। ऐसा ये कलाकार भी कहते हैं, जो हमारे उत्तराखंड के लोक कलाकार हैं, और जो कहते हैं कि हमने तो संगीत को प्रॉपर तरीके से कभी नहीं सीखा, बस हमारी रग रग में लोक संगीत बसा है, हम उसको गाते रहे। उसी तरह से डांस के एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं सर, क्योंकि वो छोलिया डांस, अब जैसे आज मैंने बताया ना, जैसे अभी आपने उस गाने का छलकी बाजार वाले का जिक्र किया, मैं भी अपने बच्चों का जिक्र करता हूं। मेरे बच्चे जो छोलिया डांस कर रहे हैं ना, तो मैंने कई बार उनको वीडियो के माध्यम से उस तरीके से कराने का प्रयास किया, लेकिन मुझे भी वही लगा, क्योंकि मैंने पढ़ने के बाद, एक रिसर्च करने के बाद, छोलिया को बारीकी से जाना, उसमें कितनी मात्रा की ताल बज रही है, कहां पर सम आ रहा है, जब आप राइट को टर्न ले रहे हैं, फिर लेफ्ट को ले रहे हैं, तलवार आप किस एंगल में सर को, माथे को पीछे आगे ला रहे हैं। तो मैं एक पूरी रिसर्च के बाद उन बच्चों को सिखा रहा हूं उस चीज को। हालांकि मैंने उसको पूरा स्टडी किया कि छोलिया की शुरुआत कब, 10वीं शताब्दी, फिर 11वीं 12वीं, फिर कैसे कैसे लोग आए और कैसे छोलिया हुआ। और आज जब मैं उसको करा रहा हूं, और अगर मैं उसको अपने उस ट्रेडिशनल उससे आकलन करूं, तो थोड़ा सा अंतर निश्चित रूप से आएगा। एक कारण ये भी है, जैसे अभी आपने और देहरादून के दिनेश जी बिल्कुल सगुन आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बार क्या हुआ, मैं और दीवान कनवाल जी एक जी जी प्रोग्राम कर रहे थे, तो लड़कियां बहुत ही मॉडर्नाइज, ये जो कुसमी पिछौड़ा होता है सर, जो हमारा हाँ हाँ उत्तराखंड का जो जी कुसुम करा हुआ पिछौड़ा, तो उसकी एक खासियत है कि उसकी पीठ जहाँ पे आती है, एक खोड़ी हाँ। बनी होती है, एक अच्छा आकृति बनी होती है, और उस आकृति में शंख घंट सूर्य चंद्रमा तो ये होते हैं। अब वहां जी पर कुछ लेडीज आई और कुछ पत्रकार भी आए, उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे पिछौड़े का नाश मार दिया और ये बिल्कुल मॉडर्न अच्छा बना दिया, ये वो। जी तो हाँ हमने खैर क्षमा भी मांगी, लेकिन उसके बाद हमने कहा आत्मा तो उसकी वही है, उस पिछौड़े की। तो हाँ, कोई आत्मा तो भी वही है। कबीला है भट्ट जी, चाहे वो हाँ अफ्रीका का है, चाहे वो जापान का है, तो उनके यहाँ जो आकृतियां बनाई जाती हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, ये माना जाता है कि इन आकृतियों के भीतर दुरात्मा नहीं आती। तो हमारे पिछौड़े में भी जो खोड़ी बनाई जाती है, जी तो जी उसके अंदर वो आकृति में हम ये मानते हैं कि कोई दुरात्मा इसके अंदर नहीं आएगी, अच्छी आत्माओं का वास होता है। तो खोड़ी तो हम एज यूजुअल उसमें बनाते हैं। अब वो जी पिछौड़े का रंग होता है ना, उसका जो ग्राउंड होता है, जैसे लड्डू रंग होता है, जैसे जी बासंती रंग होता है, ब्राह्मण्स हाँ, में वो बासंती रंग होता है ना, और वो क्षत्रियों में और ये शाह लोगों में वो लड्डू रंग होता है, जो लड्डू रंग बैकग्राउंड होता है, होता है। हाँ तो जी मैंने कहा ये नियम तो पूरा मान रहा, अब उसमें जरा गोटे चांद सितारे लगा दिए, तब तो नई पीढ़ी के लोग लेंगे। बाकी आत्मा नहीं मरनी चाहिए, वो कलर वही होना चाहिए, खोड़ी वही होनी चाहिए, तब उसमें अट्रैक्शन आएगा, तब नई पीढ़ी के लोग अपनाएंगे। तो हमने तो ऐसे जस्टिफिकेशन दिया था। जी सर, जी भगवान। जी सर, एक बात मैं और कहना चाहूंगा सर, अभी जैसे कि 2016 में सर,
मैंने एक मैती परंपरा, आप सभी जानते हैं, वो रावत जी का, बिल्कुल। कल्याण सिंह रावत का एक आंदोलन है जी जो आज दुनिया के कई देशों में चल रहा है, हाँ जिसमें वो वृक्षों को अपने बहू बेटियों को देकर के वो उसको बच्चे की तरह उसका पालन करते हैं, आप सभी जानते हैं सर उसके बारे में। बिल्कुल। उसी पर आधारित मैंने एक कार्यक्रम तैयार किया सर। उस कार्यक्रम में मैंने, चूंकि पटकथा तो ये थी कि बच्ची की शादी हो रही है, उसके माता पिता उसको पेड़ दे रहे हैं और उसको वो अपने घर में लगा रही है और अपने बच्चे की तरह उसका पालन कर रही है जीवन भर। कहानी तो ये है, लेकिन मैंने, चूंकि वो हमारे इस उत्तराखंड के परिवेश में था, तो मैंने उस कहानी के साथ साथ मैंने यहाँ झोला, छपीली और जो शादी में जो संस्कार के जो गीत होते हैं, किस तरह से दुल्हन की विदाई होती है, कैसे बारात आती है और बारात में कैसे छोलिया, ये सारी चीजें मैंने लगभग 40 मिनट के कार्यक्रम में तैयार की सर। और उसमें भी छोलिया को मैंने थोड़ा सा अलग अंदाज में पेश किया। उसने पूरे उत्तराखंड के अलावा, मतलब लखनऊ हमारा जो प्रादेशिक कार्यालय है वहां पर प्रथम स्थान प्राप्त किया, और राष्ट्रीय लेवल पे सर, जहां पंजाब का भांगड़ा, उधर राजस्थान का घूमर, गुजरात का डांडिया, आप देखिए, कल्पना कीजिए कितना जबरदस्त डांस होता है सर। और मणिपुर का आपने डांस देखा होगा उन लोगों का सर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के बीच में उस डांस ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त कर लिया, जबकि जब इतने इतने बड़े लोगों के साथ कंपटीशन, और ऐसे प्रोफेशनल बच्चे जो थे ना, नागालैंड, आसाम के डांस, आप बिहू नृत्य देखिए सर, कितना कमाल का डांस है। बिहू जब वो महिलाएं करती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर। उस डांस को जब हमारे बच्चों ने वहां पर पेश किया एक कहानी के साथ, और उसी वर्ष मोदी जी का भी एक नारा था, ग्रीन इंडिया हेल्दी इंडिया, तो उसी कड़ी को वो पेश करता हुआ हमारा कार्यक्रम हुआ जिसने पहला स्थान प्राप्त किया। इसी तरह सर 2001 या 2 में मैं उत्तर काशी के पुरोला में गया सर। उत्तर काशी में हमारा पुरोला में नवोदय विद्यालय है, वहां पर मेरे को बच्चों को पांडव नृत्य कराने का अवसर मिला सर। पांडव नृत्य रुद्रप्रयाग का थोड़ा अलग है, पौड़ी का अलग है, चमोली में अलग तरह से होता है, लेकिन उत्तर काशी में बिल्कुल डिफरेंट टाइप से। वहां पर जो पांडव नृत्य करते हैं ना सर, जब वो उन पर पांडवों का अवतार होता है सर, वो जब उनका नाचते हैं उस तरीके से, वो चावल को फैला करके, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इवन जब बच्चों की मैं प्रैक्टिस कराता था, 2-3 बच्चों में सच में आ जाता था, मतलब उन पर वो अवतार आ जाता था, ऐसा हमको लगता था। हालांकि शायद वो साइकोलॉजिकल हो, ऐसा हमारे युगमंच के साथ भी एक आध बार हुआ था, हम लोग पता नहीं, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, हेमंत बताएंगे। नहीं दिनेश, वो बिल्कुल, मैं तो जब हम हार गए तो ये मोहनदास थे ना, मोहन कुमाऊनी जी, टमटा जी, तो इन्होंने कहा कि हमारे जमाने में तो मतलब खाली घर के रंग में रंगते थे भट्ट जी, और चवन्नी में ऐसे एक वो कपड़ा बांध के उससे उसमें टुप्पे रखते थे। तो टमटा जी ने कहा वो तो हम नहीं कर पाते हैं ना, अब हम वही मतलब टुप्पे हाथ से नहीं रखते, अब हम प्रिंटेड आ रहा है। लेकिन अगर प्रिंटेड भी आ रहा है, कमोबेश हमारी मतलब हमारी बहनें माताएं पहन रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। और जो बैकग्राउंड की बात है, टमटा जी ने कहा अब तो पहन ले आदमी, यही काफी है, इसमें संतुष्ट होना चाहिए और इसको अट्रैक्टिव बनाइए ताकि हमारी नई पीढ़ी भी पहनेगी। और मुझे तो अच्छा लगता है हमारे शादी बारातों में, अब बिल्कुल चाहे वो IAS PCS भी हैं तो एक बार इसको और जरूर लेते हैं। ये एक बार फिर से रिवाइव तो हुआ है कुछ में पिछोड़े का। और जब मैं बिल्कुल हार गया तो मोहनदा कुमाऊनी जो हमारे मोहन टमटा जी, इस साल बेचारे चले भी गए, उन्होंने इतना अच्छा इंटरप्रिटेशन दिया। जब मैं हार गया तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो लड्डू रंग घर में रंगाते थे, फिर वो सूत के कपड़े को वो एक ही बार में यूं हो जाता था, वैसे वाले को हमारी मॉडर्न लड़कियां कहाँ पहनेंगी, उन्होंने ये बात कही। तो ये धीरे थोड़ा कंप्रोमाइज तो शायद करना पड़ा। जी करना पड़ेगा सर, थोड़ा उसको आधुनिकता की तरफ ले जाना पड़ेगा सर। जी, मैं बहुगुणा जी के पास आऊंगा इसके बाद, लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण कमेंट्स आए हैं वो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। और उससे पहले मैं एक बात क्लियर हो गई सर, जोशी जी की बात सुनकर जो हमने सुना थोड़ी देर पहले, कि लोक नृत्य चाहे उत्तराखंड का हो, हिमाचल का हो, कश्मीर का हो, मेघालय नागालैंड का हो, या फिर कहीं का भी हो, रोंगटे सब जगह खड़े होते हैं लोक नृत्य में, ये तय हो गया लोग बिल्कुल है ही लोग को बिल्कुल। और दूसरा, आपने जो पिछोड़े की बात कही, तो विनीता काम्बेरी जी हमारी जो दर्शक हैं, दिल्ली से एंकर हैं, आरजे हैं, वो कह रहे हैं कि पिछोड़े के बारे में बड़े अच्छे से बताया आपने हेमंदा। अपनी पहाड़ी सखी देखकर कई बार देखा था, कई बार
पर अलग अलग रंगों के पिछोड़ों का महत्व आज जाना। तो जी ये जी देखिए ऑब्जर्वेशन उनका विनीता जी का रहा होगा। पिछोड़े जो होते बड़े आकर्षक हैं, हमारे जो हाँ उत्तराखंड के बिल्कुल। पिछोड़े हैं, वो बरबस ही सबका मन मोह लेते हैं। कई बार तो मेरा भी मन करता है सर पहन लूं, लेकिन क्या करूं, पहन नहीं सकता। अब एक गिफ्ट करना पड़ता है आपको लाके। हाँ नहीं, जब हम कॉलेज टाइम में थे तो कई बार महिलाओं का करेक्टर करना पड़ता था, तो तब पहन लेते थे। फिलहाल भट्ट जी अभी तो कुछ भी पहन लें सर, लाजवाब ही लगते हैं। अभी अभी वो संभव नहीं हो पा रहा है उसको पहनना। तो मैं अ, जी बोगड़ा जी, आप कुछ कह रहे थे सर। विनीता कामरी जी का मैंने बताया। बीना हाँ हाँ, बीना फुलेरा मैं जी ये कह कह रही रहा है था। कि जी एक मिनट। हाँ सर, बीना फुलेरा हाँ जी कह रही हाँ है कि संस्कृति में विकृति को गंभीरता से लेना चाहिए, इससे हाँ निर्भय होकर आगे आने की आवश्यकता तो है ही है। और विनीता जी ने इससे पहले भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कमेंट हमें भेजा है। वो कह रही है कि अ, लोक कलाओं को आधुनिकता के नाम पर फूहड़ बनाकर प्रस्तुत करने का फैशन सा बन गया है। यह हम्म उपभोक्तावाद की संस्कृति की देन है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं मैम। और आजकल हर चीज बेचने के लिए की जा रही है, तो जहाँ मार्केट आएगा तो वहाँ ये सब चीजें विकृतियां संस्कृति में आई जाएंगी। और मनमोहन चौधरी जी अल्मोड़ा से कह रहे हैं कि हेमंदा कह रहे हैं कि मैं कई बार जज बना राज्य स्तर के ये नाट्य उत्सव जो होता है हमारा, कला उत्सव जो हाँ होता है, और कई बार वहाँ लोकगीत और लोक नृत्य के टॉपिक थे, तो कुमाऊं के बच्चों ने गढ़वाली लोकगीत गाया और गढ़वाल के बच्चों ने बिल्कुल, कुमाऊं के लोकगीत गाए। कुमाऊनी तो ये गाए बिल्कुल। तो उनका कहना है कि सोशल मीडिया की जो ताकत है, इससे ये चीजें बिल्कुल लोकप्रिय भी हो रही है और सब जगह पहुंच भी रही है। सही कह रहे हैं। तो ये जो है बहुत अच्छा उन्होंने बात कही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और कृष्ण कुमार वर्मा जी हमारे ऑलराउंडर साहब कह रहे हैं कि लोक संगीत जोश से भर देता है। और मंजुला पांडे जी पिथौरागढ़ से कह रहे हैं कि संस्कृति संबंधित बेहतरीन जानकारियां देने हेतु आप सभी का आभार। तो हेमंदा जब तक हमारे साथ है, हमें अच्छी अच्छी अरे जानकारियां बाप देते हैं। रे। हम बनते हैं बहुगुणा जी। तो खैर बहुगुणा जी बहुगुणा जी, अब आपकी बारी। मैं जी ये कह रहा बाबा था कि जब जब ये संस्कृतियों में विचलन की बात चल रही है, तो जैसे जी कि हेमंत दा ने भी आत्मा की बात कही, तो लोक संस्कृति हो, लोक नृत्य हो, लोक परंपरा हो, उसकी एक आत्मा होती है, कलेवर होता है। कलेवर जी समय बिल्कुल के साथ बदलता रहता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल दूंगा। 1935 में देवदास फिल्म बनी थी, जिसमें कन्हैया लाल केएल सहगल हीरो थे। हम्म उस समय जो देवदास बनी, उसमें अभिनय का तरीका, गाने का तरीका, नृत्य का तरीका, डायरेक्शन का तरीका थोड़ा अलग था। 1955 में जब दोबारा देवदास बनी, जिसमें दिलीप कुमार, सुचित्रा सेन और वैजंती माला थे और मोतीलाल जी थे, आप अगर 1935 वाली फिल्म देखेंगे और 1955 में फिल्म देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें जो संगीत है, जी डायलॉग हाँ डिलीवरी का तरीका है और जो नृत्य है, वो काफी बदल गया। लेकिन आत्मा बनी रही। जो देवदास जो शरदचंद्र जी ने लिखी बिल्कुल थी, वो हाँ लगभग हूबहू 1935 वाले में भी थी और 1955 वाले में भी थी। और अभी जो जी शाहरुख खान वाली जो बनी, क्या कहते हैं, देवदास बनी, उसमें हाँ कलेवर और आत्मा दोनों का ही सत्यानाश हो गया। उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयोग कर दिए। तो समय के साथ जी बदलती चीजें बदलती हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हाँ आत्मा बरकरार रहे, हाँ कलेवर में थोड़ा बहुत आत्मा अंतर आ सकता बरकरार है। राइट बिल्कुल एब्सोल्युटली आत्मा राइट सर। बरकरार है। बिल्कुल सर, बिल्कुल डेफिनेटली सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। वो जो आपने हेमंदा ने जो बातें कही अब तक, और डॉक्टर दिनेश जोशी हमारे कह रहे हैं कि पुराने के नाम पर जरा भी बदलाव स्वीकार नहीं करना बुद्धिमानी नहीं होगी। सकारात्मक बदलाव स्वीकार करने से संस्कृति बनी भी रहती है। और हेमंदा की बात करें कि बिल्कुल सही है। गिरीश भट्ट जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है इस सब चर्चा को सुन करके। और प्रभात उप्रेती जी ने फिर से एक बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा भेजा है। अच्छा सर कह रहे का हैं पढ़िए, सर का कि पढ़िए। पॉपुलर होने से गीत व्यर्थ नहीं हो जाता। हल्की हम्म बाजारों और अन्य कैसेट में लड़के सीटी बजा रहे हैं। जी लड़की वस्तु है क्या, छेड़ने की वस्तु। तो आज का काम वहाँ गजब है। उस पर सवाल नहीं। महिला हम्म की इज्जत का सवाल है, तो ऐसे भोजपुरी गानों की अश्लीलता को स्वीकार करना चाहिए। बहस जारी हो। गजब करके हम्म खड़े आप। ये सही बात बात कह पर रहे आप हैं मैं वो। क्योंकि ये जो दरअसल ये जो आया सर, ये हमारी हिंदी फिल्मों ने ना इस तरह की चीजों को बहुत प्रमोट किया। जो ये जी उपभोक्तावादी संस्कृति है, और इस तरह की जो हिंदी फिल्मों में जो गाने आए एक दौर में, जब वो टपोरी टाइप की फिल्म आई, तो उसमें इस तरह के गाने थे, तो वो हमारे लोगों ने भी उधार ले लिया वहां से, फिल्म इंडस्ट्री सही कह हाँ से। रहे हैं आप, तो सही कह उसको रहे हैं। यहाँ भी वो कोशिश कर रहे हैं। और कृष्ण कुमार वर्मा जी कह भी रहे हैं कि मार्केट मांग नहीं करता, जब आप परोसते हैं तो लोग ग्रहण करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। उदाहरण के लिए
गाली गलौज पर चले जाइए हर जगह। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, वर्मा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विनीता काम्बरी जी कह रही है कि बहुगुणा जी का विश्लेषण बहुत गजब का रहता है। धन्यवाद बहुगुणा जी, बहुत अच्छा धन्यवाद। उन्होंने देवदास जो फिल्म, उनकी भाषा में फिल्म, मेरी भाषा में फिल्म, तो देवदास फिल्म का जो उन्होंने वो बहुत गजब था। वो गजब उदाहरण था। मैंने भी फिल्म ही बोला था साहब। हाँ, आपने फिल्म बोला था सर, मैं फिल्म बोलता हूँ, मेरा उच्चारण थोड़ा गलत है। आप सही बोलते हैं। अब हेमंदा सही उच्चारण बताएंगे। हेमंदा क्या सही है सर? चलिए अब वैसे ना फिल्म कह दिया तो अच्छा ही है, फिल्म भी कह दिया तो चलेगा। फिल्म फिल्म में मजा आता है। फिल्म जो है देसी शब्द है सर, उससे एक हाँ मिट्टी की खुशबू आती है। देशज देशज और शब्द फिल्म है। तो फिल्म है वो, और फणीश्वर फिल्म कहना फणीश्वर नाथ रेणु ने रेणु फिल्म लिखा है, फिल्म। अगर उन्होंने फिल्म उनकी लिखा है, कहानियां पढ़ेंगे या उपन्यास पढ़ेंगे, उन्होंने ना फिल्म कहा ना फिल्म कहा, उन्होंने फिल्म लिखा है, फिल्म। फिल्म हाँ। हाँ, वो आंचलिकता, रेणु तो आंचलिकता के बड़े महान लेखक रहे हैं। फणीश्वर उन्होंने जो उनका मेला आंचल आप पढ़िएगा, क्या कमाल है, मतलब अद्भुत है। एक दिन क्या हुआ ना, कहीं भट्ट जी कहीं एक्सीडेंट हुआ था आसपास ना, जी तो ड्राइवर को सरेंडर करना था ना, तो ठीक है सरेंडर कर लिया, तो किसी ने कहा उसने सिलेंडर किया नहीं किया, तो मैं हंसा हल्का, तो उन्होंने कहा मतलब हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा यार सरेंडर कह दोगे तो अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा ना, ड्राइवर के वो सरेंडर की जगह सिलेंडर कहने में पूरा दृश्य आता है, सरेंडर कहने में नहीं आता क्या वो। सही कर रहे हैं। वही फिल्म और फिल्म वाला ऐसा है वो जी। ये स्थानीयता ड्राइवर है। सिलेंडर ही करता है। हाँ बहुगुणा जी अगर फिल्म नहीं बोलते तो मजा नहीं आता, फिल्म में ही मजा आता है, फिल्म में हाँ, मजा नहीं आता। बिल्कुल देशज, हाँ वो फिल्म ही है, हीरोइन के लिए हीरो के लिए वो एक अलग ही शब्द होते थे। हाँ अगली बार जब आप ये फिल्म लिखें तो बहुगुणा जी को उसमें जरूर रोल देंगे। बिल्कुल सर। हाँ फिल्म कहना अच्छा लग रहा है सर, अभी भी कई लोग कहते हैं सर, 99% कहते हैं। जी बिल्कुल। हाँ तो हमारा फिल्म ही जो जोशी सर इस वक्त हमसे डिस्कनेक्ट हो गए सर, किसी कारणवश। तो मैं जब तक वो आए, मैं आपके सवाल का उत्तर बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को। आज के सवाल का उत्तर हमारे एक ही दर्शक ने दिया, जो बहुत ही गजब के हैं, बहुत पढ़ते लिखते रहते हैं, और मुझे लगता है कई बार कि वो पढ़ने लिखने के अलावा कुछ और भी करते हैं। अच्छा हाँ, और वो है रजनीकांत शुक्ला जी। क्या बात है, 3-4 लोग तो गजब पढ़ते हैं सर, बाप रे। आज मतलब अपूर्व ने भी नहीं दिया, ये गिरीश ने मुझे नहीं लगता दिया जी। हाँ, रजनीकांत शुक्ला जी मुझे लगता है इतना पढ़ते हैं कि किताबें भी कह देती होंगी भैया हमको छोड़ दो, माफ करो, कुछ और काम भी कर लो। ये बहुत लोग हैं तो सर, ये उपाध्याय सर हैं, हाँ, अपूर्व पंत और जी हैं, बहुत लोग हैं। ये वर्मा जी भी शामिल है उस लिस्ट में, इनका नाम भी हाँ नहीं, शामिल है। मैं ज्यादा नहीं पढ़ता साहब। ये आपके चश्मे का नंबर बता रहा सर, आप कितना पढ़ते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। चश्मा बता देते हैं साहब, ये लीजिए, अब देखिए। अब आप नहीं पढ़ते। अब आप नहीं पढ़ते हैं, मान और लिया। तो और इसका सीधे मापदंड ही है सर, हमको अभी तक चश्मा नहीं लगा, देखिए। नहीं, मुझे तो लगा है हर वक्त नहीं पहन पाता हूँ, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है लैपटॉप की और ये मेरी, जी इसमें कोई भी चश्मा काम नहीं करता, ना नजदीक का करता है ना दूर का करता है, तो इसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है चश्मा पहनने से। तो तो खैर उत्तर क्या होगा सर? आज का जो सवाल था उसका उत्तर बिल्कुल सही दिया रजनीकांत शुक्ला जी ने, हड़ताल ईश्वरी। तो शुक्ला अच्छा जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग देर से जुड़े हैं मैं उनके लिए सवाल दोहरा दूं ताकि वो कनेक्ट हो सके, मैंने स्क्रीन पर भी लिखा है। और आज का सवाल है कि इन्हें भारतीय यानी हड़ताल ईश्वरी जी को भारतीय साहित्य के प्रमुख निर्माताओं में स्थान दिया गया है। यह रीति काल के अंतिम चरण के हिंदी के एक सहभाषा के कवि हैं। इन्होंने प्रेम और भक्ति, नीति तथा लोक दृष्टि को समग्रता में आत्मसात करके इस बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित किया। इनसे प्रभावित होकर ही मैत्रीशरण गुप्त जी ने सिद्धराज में फाग को स्थान दिया, तो दूसरी ओर हरिवंश राय बच्चन जी ने स्वयं मधुशाला में इनकी आत्मा की छाया स्वीकार की। इन्हें अनेक नामचीन विदेशी विद्वानों के साथ ही एक दहलीज पर खड़ा किया जाता है। इनके नाम पर एक विश्वविद्यालय ने अपनी क्रियाशील पत्रिका का नामकरण किया। अनेक विश्वविद्यालयों ने इनकी फागों को पाठ्यक्रमों में स्थान दिया तथा इनके नाम पर कुछ राज्य सरकारों तथा संस्थानों ने
अपनी पुरस्कार योजनाओं में इन्हें सम्मिलित किया। हम किनकी बात कर रहे हैं, तो इसका उत्तर है महान कवि ईश्वरी या ईश्वरी जी। ईश्वरी जी बुंदेलखंड के एक ठेठ ग्रामीण कवि होते हुए भी अपनी सहज बोली बुंदेली में काव्य रचना करके धीरे धीरे प्रकाश में आकर हिंदी की साहित्यिक धारा में लोक रस तथा ललित राग के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो ये जोशी जी का बहुत शानदार सवाल था। सवाल बहुत बड़ा था लेकिन उत्तर बहुत छोटा था। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुगुणा जी मुस्कुरा रहे हैं इस बात। जी बहुगुणा जी। नहीं, मैं सवाल मुझे लग जितना रहा बड़ा है था उससे बड़ा उत्तर है। फिर ईश्वरी जी के बारे में बात करेंगे तो 3 दिन 4 दिन लग जाएंगे बात करते हुए। अरे बाप रे, अच्छा जी। तो ये हमारे दिनेश जी इस समय सोयालबाड़ी से बोल रहे हैं क्या, गंगरकोट से, नहीं, नवोदय वो विद्यालय दिखाई अल्मोड़ा? नहीं दे रहे। ये गंगरकोट तो नैनीताल दिखाई का नहीं दे नवोदय है। हाँ, अच्छा, दिखाई नैनीताल का नहीं दे रहे हैं। नवोदय वही है सर, गंगरकोट। हाँ, अच्छा, वो नैनीताल का नैनीताल है। हाँ, अल्मोड़ा का ताड़ी कहाँ खेत पे है बता? ताड़ी खेत ताड़ी खेत वाला। अरे जी। पर जी, ताड़ी खेत में तो मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, मैं भूल गया। देखो, ताड़ी खेत कोई में बात नवोदय में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। नहीं। हाँ, अच्छा, वाह। 88। हाँ, 88 में हुआ था। हाँ, आप तो प्रिंसिपल रिटायर होते सर, नवोदय में होते तो आपके हाँ, नहीं, मतलब मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं अपने घर था ना, ये ज्वाइन नहीं मुझे किया। याद है सर, आपका आपका एज ए हाई स्कूल हेडमास्टर भी प्रमोशन हुआ था बागेश्वर में कुछ हाँ, साल दो पहले। अब तीन बार हो गए भट्ट जी, 2-3 बार आप हो गए। नहीं अब गए, तो छोड़ो, घर से बड़ा अपूर्व आ मोह है। गए। आपने ताड़ी खेत का नाम लिया ना जी हेमंत दा, जी आपने ताड़ी खेत का नाम लिया ना, तो जो आंचलिकता है और जो नयापन है, जो जी, आधुनिकता है, तो ताड़ी बिल्कुल खेत से मुझे आंचलिकता और आधुनिकता में थोड़ा सा एक मजेदार किस्सा याद आ गया। किस्सा जी, क्या, बोलिए। मतलब जगह बताऊंगा मैं। अब जी। जो ताड़ी है ये हिंदुस्तान का आंचलिक पेय है। और अगर आप अगर आप मनाली से लेह लद्दाख लद्दाख की तरफ जाएंगे तो जब आप जैसे आप हिमाचल क्रॉस करेंगे, सारचू एक जगह पड़ती है, उसके बाद लद्दाख शुरू हो जाता है। तो 2 नाले हैं वहां पे, और आप उनका जी, नाम सुन के हंसेंगे। उनका नाम है विस्की नाला और ब्रांडी नाला। तो जो क्या बात है। ताड़ी खेत है वो आंचलिकता को लिए हुए है। और जो विस्की नाला और ब्रांडी नाला ये है वास्तव में, नक्शे में आप देख सकते हैं विस्की नाला और ब्रांडी नाला। तो ये आप कह सकते हैं आधुनिकता है। अच्छा, ये कोई उनके लोक भाषा का विस्की तो नहीं है कहीं? हो सकता है विस्की माने उनके यहाँ कुछ और पेड़ का जिनसे पूछा नाम जा या सके, कुछ हो। वो निर्जन क्षेत्र है। हाँ, हाँ, तो मुझे शक है कि फौजियों ने रखा होगा ये नाम। वो हमारे फौजी भाई हाँ, वहां तो पे बहुत तब तो रहते हैं, तो मुझे शक है कि उन्होंने नाम रखा होगा जरूर। तब तो फिर यही सर वो वाली विस्की होगी। हाँ, यही विस्की होगी, वो फौजियों मुझे ने मुझे रखा तो। मुझे मैं जितना समझ पा रहा हूँ सर, वो जिस नाले में बैठ के विस्की पीते होंगे उसका नाम विस्की नाला रख दिया होगा, बिल्कुल, और रम वाले हाँ। जो पीते होंगे उसका नाम रम नाला रख दिया होगा, ऐसा कुछ होगा। ऐसा ही होगा शायद। और ये तो बहुगुणा तारीख। जी, आपके आपके स्कूल के अगल बगल जो नाले हैं उनका नाम क्या रखा आपने? यहाँ नाला नहीं है, मैं एकदम टॉप पे हूं। मैं अच्छा। एकदम टॉप पे हूँ, यहाँ हैंडपंप है। अरे, इतनी अच्छा, इतनी ऊंचाई में हैंडपंप, पहाड़ में हैंडपंप। वही मैं अच्छा। भी कह रहा हूँ। यहाँ पहाड़ में मोहन चौहान हैंडपंप। 6400 फुट की ऊंचाई पे हैंडपंप है। जी, अरे मोहन वाह। चौहान जी के जीवन पहलू गतिशीलता लिए हुए है, इसलिए हर चीज में बदलाव हाँ, लाजमी है। इन बदलावों हम्म में हम्म गति और दिशा महत्वपूर्ण है, इसे समझने और संतुलित करने की दिशा में काम होना जरूरी है। बिल्कुल बहुत सर, सही कहा, मोहन बिल्कुल सर, सही कहा। आपकी टिप्पणियां बहुत लाजवाब होती हैं, गागर में सागर लिए हुए हम्म, होती हैं। और हमें बिल्कुल इंतजार रहता है कि आप जैसे प्रबुद्ध लोग इस शो में शुरू से जुड़े हैं, एक प्रतिभागी के तौर पर, दर्शक के तौर पर, मार्गदर्शक के तौर पर, सहयोगी के तौर पर। और डॉक्टर दिनेश जोशी जी कह रहे हैं कि ताड़ी यानी ताड़ना, वह खेत अच्छा से ताकते हैं। अच्छा, या अंग्रेजों ने प्रताड़ना की हो। वो कह रहे हैं कि ताड़ी खेत मतलब वह खेत जहाँ से ताड़ते हो। तो ये अच्छा। तो अच्छा, बड़ा ऐसा है। वहां से नीचे देखते होंगे दूर पहाड़ों में। नहीं, ये भी संभव है कि कुछ लोग तिल का ताड़ बना देते हैं, तो हो सकता है वहां के लोग तिल का ताड़ बना देते हो। ताड़ी पहाड़ में तो कहाँ होगी ना, पहाड़ में पहाड़ में ताड़ी। ताड़ी नहीं जानते लोग, पहाड़ में ताड़ी नहीं जानते लोग। हम्म बहुगुणा जी जैसे स्पेशलिस्ट हैं वही लोग जानते होंगे, सामान्य आदमी नहीं जानते।
आज हमारे नवोदय वाले सर कहाँ गए, कमाल है। वो नेटवर्क की दिक्कत हो गई होगी कुछ। खैर सर, हम मुझे लगता है कि हम थोड़ी देर और, बहुगुणा जी आप कह रहे थे कि ईश्वरी जी के बारे में, यानी कि ईश्वरी जी के बारे में अगर बातचीत करें तो 3-4 दिन लगेंगे। सर 3-4 दिन तो मैं आपको नहीं दे सकता, हाँ 3-4 मिनट दे सकता हूँ। 3-4 मिनट में अगर आप कुछ बताना चाहें उनके बारे में तो हम जानना चाहेंगे, नहीं हम नहीं और हमारे दर्शक। नहीं, वो बहुत सारी कहानियां हैं, वो एक संभव नहीं हो पाएंगी, फिर किसी दिन बताऊंगा मैं। अच्छा अरे प्रभु, बड़ी मजेदार रामायण कहानियां मत सुनाओ, उनके साथ बहुत मजेदार कहानियां जुड़ी हुई है। पूरी रामायण मत सुनाइए, सुंदरकांड सुना दीजिए केवल। ना ना ना, फिर किसी दिन, अभी नहीं। तो ये तो सर गड़बड़ हो गई फिर। ये रजनीकांत शुक्ला जी करेंगी, पहाड़ पर लालटेन है तो हैंडपंप क्यों नहीं। आपने याद दिला दी। बिल्कुल सही मैं कहा। हम सही। उनसे श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। पहाड़ पर जी लालटेन के रचयिता कवि आदरणीय वीरेंद्र डंगवाल जी को, जिनका कुछ दिन पहले ही स्वर्गवास हुआ है, और वो जी बहुत बड़ी क्षति है हमारे साहित्य जगत की अगर हम बात करें। उनकी कविताएं जी बहुत जबरदस्त थी, और स्पेशल रूप विशेष रूप से अगर हम पहाड़ के संदर्भ में बात करें तो उनका जो चर्चित काव्य संग्रह रहा पहाड़ पर लालटेन, के बारे में रजनीकांत जी हमें इशारा कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो हम सब की ओर से उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि, जी मंगलेश डबराल साहब को। और मुझे उम्मीद है कि उनकी कविताएं हमारी आने वाली पीढ़ी को भी जागृत करती रहेंगी, उद्वेलित करती रहेंगी। इस बीच एक और खबर आई थी कि हमारे जो उधम सिंह नगर बाजपुर के जन कवि हैं बल्ली सिंह चीमा जी, उनको पंजाब सरकार की ओर से वहाँ का हाँ सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार दिया गया था। तो हम इस बिल्कुल। शो के माध्यम से बल्ली सिंह चीमा जी अगर इस शो को देख रहे हो तो उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज उनके गीत का जिक्र भी हुआ था, जो गीत था कि तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो, आदमी के पक्ष में हो या कि आदमखोर हो, तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो। तो बहुत खूबसूरत गीत है, वो बहुत कमाल लिखते हैं। हमें भी बहुत बार मौका मिला उनके साथ रहने का, सुनने का, जानने का, और मतलब जितना कहा जाए कम है बल्ली सिंह चीमा जी के बारे में। तो उनको बहुत बहुत बधाई। और हेमंदा से मेरा अनुरोध है कि वो उन तक हमारा इस शो की ओर से धन्यवाद का संदेश बिल्कुल मैं पहुंचाएंगे। पहुंचा दूंगा। और अतुल शर्मा जी, उनके गीतों को गाते गाते भी हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किए, मार्च किया, बल्ली भाई की भी किया। तो ये सब लोग सुन रहे हैं। नरेंद्र राजू के गाने खूब गाए हमने, नरेंद्र नेगी जी के। दिनेश कह रहे थे जहूरदा के ये सन्नाटा तोड़ के आ, तो उन दिनों एक आशुतोष उपाध्याय, मतलब बहुत लोग लिखते थे सर उन दिनों के, वो याद ताजा कर दिया आज दिनेश ने। जी डॉक्टर भारती नारायण भट्ट कह रही हैं सर कि आज का यह कार्यक्रम देखकर तथा हेमंदा को देखकर नैनीताल का स्मरण होकर खुशी से अश्रु बह रहे हैं। अरे भटजी मैम कहाँ हैं आजकल, पता नहीं। प्रिंसिपल होके चलिए, भीमताल से कहीं आवाज गई थी। अरे वाह, आ प्रकट हो गए गए, आशीष जी, आ प्रकट गए। हो गए, प्रकट हो तो, गए। तो बधाई सर, आप फिर से प्रकट हुए सर और हम सिग्नल सबका सौभाग्य। जी सिग्नल की वजह से बड़ी दिक्कत आई सर, बार बार ना, और बहुत कुछ। जी हम आपका इंतजार कर रहे थे, तो तब से हमने कहा हम कुछ गपशप कर लेते हैं। जी सर। तो महाराज, अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। 1 घंटे का कार्यक्रम होता है, लेकिन वो आज कई कारणों से लंबा चल गया है। तो आप कुछ और बातें हैं जो सिग्नल की ज्यादा प्रॉब्लम आ रही सर। अब ठीक है जी सर, अब आपकी आवाज अच्छी आ रही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा था कि कोई महत्वपूर्ण बात रही हो जो छूट गई हो, आप कहना चाह रहे थे, अभी तक नहीं कह जो पाया हो शेष रह नेटवर्क। गए। हम चाहेंगे कि आप जो आवाज है, सुनाई नहीं पड़ रही सर। मेरी आवाज आ रही नहीं, शायद वो सुन पा रहे हैं। हेमंता, जब तक वो मेरी आवाज सुने, मैं आपके लिए एक बड़ा अच्छा, सिग्नल थोड़ा हमने ज्यादा वीक हो गया है ना, उसकी वजह से सुनाई नहीं पड़ रहा सर। जी जी, तो हेमंता ये कमेंट में पढ़ रहा हूँ, आवाज लेकिन आ इसके नहीं एवज रही में आपको मिठाई खानी पड़ेगी, पार्टी देनी पड़ेगी। ये हमारे संजय पांडे जी श्रीनगर वाले जी। हैं। यही नैनीताल में अरे है कौन ये। से, अच्छा, हल्द्वानी ये वाले। पता कौन से वाले संजय पांडे जी, मुझे हाँ नहीं पता। नैनीताल में है टीचर। अच्छा, हाँ, ये तो लेकिन मेरे चलिए। मेरे प्रिंसिपल भी रहे हैं ये। आवाज सुनाई नहीं पड़ अभी रही हैं सर। यंग यंग हैं भी, मेरे प्रिंसिपल रहे हैं, अभी होंगे 45 हाँ साल के। लेकिन वाह, मैंने तो इनका अंडर में 2 साल काम किया है अभी। वाह, चार्ज इन्हीं ने लिया था, मैंने नहीं लिया था ना लास्ट टाइम में। जी अच्छा 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 अच्छा। तो वो कह रहे हैं कि वही। हेमंता की मीडिया जसदेव सिंह की याद दिलाती रहती है और हमेशा से ही। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू संजय, थैंक यू सर। तो इस पर तो कुछ बनता है सर, कुछ छोटी मोटी चीनी बतासे टाइप तो होना चाहिए तुमको, बड़ी मिठाई ना भी हो तो। बिल्कुल बिल्कुल।
तो अभी जोशी सर फिर हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा पहाड़ों में बर्फबारी का है, बहुत ठंड है, तो हम उम्मीद करेंगे कि अगर अगले 1 मिनट 1.5 मिनट तक वो जुड़ पाते हैं हमसे, तो हम जी उनका जी। इंतजार करेंगे, तो फिर हम आप सबसे विदा लेंगे। हेमंत, आपका कैसा अनुभव रहा इनके साथ, दिनेश चंद्र जोशी जी के साथ काम का? सर अब मैं तो जब भी ना युगमंच नैनीताल में एक ऐसी परंपरा हुई, कहाँ तो गिरदा शेखरदा ये लोग होने वाले हुए, अवस्थी सर वगैरह बहुत सीनियर मोस्ट, और केपी साहब वगैरह, और कहाँ फिर हमसे सीनियर जहुरदा लोग होते थे। फिर ये नए बच्चे भी आएंगे तो मतलब बिल्कुल इक्वली इनको सबको बराबर वो वेटेज दिया जाता था। जो कह रहे हैं ना बंदर का रोल। एक बार हल्द्वानी में कहाँ हमने बड़ा साहब किया, मंटू ने कराया था, वो मंटू का मतलब जगमोहन जोशी मैंने देखा था इन्होंने। रामला में, रामला ग्राउंड में किया था, मैंने देखा था। हाँ हाँ हाँ। तो ये बच्चे मतलब अलग से जाके भी म्यूजिक तैयार करते थे। जो हमारा म्यूजिक जो डायरेक्टर होगा वो तो कराते ही थे, डॉक्टर विजय कृष्ण होते थे, जगमोहन जोशी होते थे। ये बच्चे अलग अलग जाके भी तैयारी करते थे, तब तो इतने बड़े मुकाम इन्होंने हासिल किए भट्ट जी। बिल्कुल जैसे हल्द्वानी में आपने एक छोर पकड़ा हुआ था इसका, नाटकों का, चाहे गोपाल तिवारी आपके साथ जुड़े, चाहे भुवन तिवारी जुड़े, तमाम लोग जुड़े, और नाटकों का एक स्कूल ही हल्द्वानी में आप लोगों के माध्यम से, हमारे डोभाल साहब भी आते थे। तो उन दिनों क्या माहौल रहा, और हमने कैसे क्लासिक्स देखे, शैलेश मटियानी जी के उनके नाटक देखे, और एक वो वाला था वो हरिया बैल की आत्मकथा, कई चीजें हमने तो ऐसे नैनीताल में, ये दिनेश लोग जब नए थे तो मुझे लगता है कि आज वो अगर कॉलेज में हैं, टीचिंग में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं युगमंच की टीचिंग उनके काम आ रही है बहुत सारे मंचों में। अब वो ज्ञान प्रकाश की बात की ना, मुकेश जी, ज्ञान प्रकाश वो हुए जो गदर एक प्रेम कथा में एक वो विक्षिप्त आदमी नहीं होता, वो एक पागल सा आदमी होता है, वो कहता है कि हिंदुस्तान आजाद होगा, तिरंगा लाओ, वो ज्ञान हुआ। तो ये वाली टीम जो थी, दिनेश हमारे ये दिनेश जोशी, ज्ञान प्रकाश, सुनीता, ये नई टीम, ये भी बड़े मेहनती हुए। तो ये मेहनत का फल इनको भट्ट जी मिल रहा है इस समय। बिल्कुल। ये मतलब आपने हमारा ये नाटक कब देखा? हरिया बैल की आत्मकथा का नाम आपने लिया, मुझे नहीं, नहीं वो आपने कहाँ देखा ये? ना था, वो वाला क्या था जिसमें छुलियार आते थे दो, वो तो ठुल छलिया था, वो ठुल छलिया। ठुल छलिया की बात कर रहा हूँ, ठुल छलिया हाँ, देखा मैंने। और ठुल हम्म। छलिया हमने देहरादून में भी किया, हल्द्वानी भी किया, और हरिया बैल की मैंने, आत्मकथा हमने देहरादून में किया। हाँ मैंने वहां देखा था, देहरादून देखा वो वाला, ठुल हाँ छलिया। हाँ, ठुल छलिया हाँ, कुमाऊनी में किया था, देहरादून में हमने, हल्द्वानी में हिंदी में किया था। कुमाऊनी वाला हम लोगों ने कुछ और किया था, हमने नीरज नीरज शाह का लिखा हुआ नथ किया था, आप लोगों मत ने किया ये था किया था। हमने। जी जी, हमने पहले पहाड़ी भी में। शुरुआत हाँ में आप हमने ही का शो। कुमाऊनी में किया था, आपने भी कुमाऊनी में ही हुआ था वो जी। हाँ हाँ, ठुल लेकिन वो बहुत छलिया। अच्छा रहा था, देहरादून में बहुत अच्छा रहा था वो, लोगों को हाँ बहुत बहुत, पसंद आया। मैंने वहीं देखा था, देवकी मेहरा जी थी, बहुत लोग थे उस समय। जिस हम्म। समय हम लोग देख रहे थे वहां बहुत लोग थे, कई लोगों के आंखों में बड़ा वो था ठुल छलिया में। और बाद में एक और उस तरह की कहानी हुई तो मुझे डाउट भी हुआ, पिथौरागढ़ में एक किसी का इस तरह का एक पारिवारिक वो हुआ, मैंने कहा कहीं भटजी लोगों ने उसी को देख के तो नहीं लिखा, लेकिन वो बाद में हुई थी वो कहानी जी। हाँ नहीं सर, वो एक्चुअली वो बिल्कुल रियल स्टोरी पर ही था वो, अच्छा, तब तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पिथौरागढ़ की स्टोरी थी। बस बस बस, बिल्कुल सही है, तब तो बिल्कुल ठीक पिथौरागढ़ है। की स्टोरी थी, और रियल स्टोरी थी, वो अखबार में छपी थी। बस बस, तो हमारे तो 100% वही हो गया फिर सर, वो सही है फिर। हम हमारे एक मित्र हैं आशीष त्रिपाठी, वो दैनिक जागरण में उन्होंने संवाददाता थे, तो उन्होंने हाँ एक आदमी की कहानी छापी थी अखबार में, वो बड़ी मुझे अच्छी लगी। तो हमने एहसान और गोपाल सर से उस पर चर्चा की, और उसको मिल करके हम सबने उसमें भुवन तिवारी, गोपाल तिवारी, एहसान बख्श, मैं, एहसान राजीव, बख्श जी, हम सब ने मिलके एक वो उसको एक नाटक में, राजीव शर्मा। हाँ, हाँ, उस वो घटना को क्लासिक्स थे हमने, वो, अपने वो हो गए उस समय, उतने बढ़िया हो गए वो। हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो खुद भी हिम्मत नहीं आ रही कि उतना बढ़िया हो पाएगा कभी करके, है ना। बहुत बड़ी टीम थी, 50-60 लोगों की टीम थी, और मतलब हाँ वो कमाल था वो तो। फिर जुड़ना जो है, जोशी जी हमारे साथ फिर जुड़ गए, उनसे विदा लेंगे। जी जोशी जी जी, अब आप जी सुन पा रहे हैं? सर, आप, जी जी जी, जी, हाँ सुन पा रहे सुनाई हैं पड़ सर? रहा सर, बोलिए। मैं ये कह रहा था सर, हम कार्यक्रम हाँ के सर, हाँ अंतिम सर, चरण बोलिए में, सर। और नेटवर्क के कारण हम जी आपको बहुत ज्यादा जी सुन नहीं पाए।
लेकिन क्योंकि अब 1.5 घंटा हो गया, तो जी मैं चाहूंगा सर बातें जो महत्वपूर्ण थी आप कहना चाह रहे थे, हमसे नहीं कह पाए किसी कारण से, तो आप सर, सर हाँ, अपनी बात। मैं ये कहना चाहूंगा लास्ट में। जी, हेलो। मुझे लग रहा है फिर नेटवर्क बेईमान, दगाबाज, धोखेबाज। क्या कहें सर, यही कह सकते हैं। आपको सुनाई दे रहा है क्या हेमंता जोशी जी? हाँ जी, हाँ, संजय पांडे जी ने टोबा टैक्सिंग की बात भी की है इसमें। हाँ, अब समझ में आया। हम्म। हाँ। लेकिन आपको ये दिनेश जोशी जी की आवाज सुनाई दे रही है, तो फ्रीज होगा मुझे लग रहा है। ना ना सर, वो फ्रीज हो गया आज, ये दिक्कत रही। ठंडा बहुत है सर, फ्रीज हो जा रहे हैं बार बार ठंडे में। हाँ, और हमको भी आज ज्यादा ही बोलना पड़ा। दर्शक कह रहे होंगे आज इनको क्या हो गया। जो हमारे जो अतिथि हैं उनको कम बोलने दिया, हम ज्यादा बोल गए आज। हाँ, क्या लेकिन वो करें, आज मजबूरी है। हाँ, नहीं नहीं, लेकिन मजबूरी है, आप नेटवर्क। आपका जो पिछोड़े का अनुभव रहा सर, वो बहुत जबरदस्त था। आज बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा कि पिछोड़े में भी इतनी वैरायटी होती है, हेलो। उसके पीछे इतना। आ जी गए सर, जी आ जी गया। आ गए अभी सर, फिर आ आगे सर, बहुत परेशान हूँ सर मैं तो, बार बार सिग्नल आ रहे हैं और जा रहे हैं। जी। और आप सर मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि हम सबको कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जहां पर जिस परिवेश में रह रहे हैं, उस परिवेश में हमारा जो भी वहां की दिनचर्या है, और हमारे पीछे के जो भी लोग हैं जिनके सानिध्य में हम लोग बड़े हुए हैं, जिस माहौल में हमने जीना सीखा है, उस परिवेश को याद रखें। और उस पुराने परिवेश को याद करते हुए हमारी जो लोक संस्कृति है, हमारा जो लोक साहित्य है, लोक नृत्य है, उन सबको जीवंत रखने के लिए हमें उसको संजो कर रखना है। और अपने आने वाली जो पीढ़ी है, उन लोगों के सामने उनमें से जो भी अच्छाइयां हैं उनको उनके सामने रखना है और उसको जीवंत करने का प्रयास करना है। धन्यवाद। क्या बात। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपका। बहुत जी शानदार आपने अंत में वक्तव्य दिया, और ये हम सब के लिए सीखने की बात है जो आपने कही। जी और मैं तो इस शो को जितने भी शिक्षक पूरे देश भर से देख रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जोशी जी जो अपने स्कूल में कर रहे हैं वो बहुत अनुकरणीय है, बहुत लाजवाब है। और आप सबसे अनुरोध है कि आप भी अपने गांव की, अपने शहर की, अपने आसपास की, अपने राज्य की, अपने अंचल की जो लोक संस्कृति से जुड़े हुए तत्व हैं, चाहे वो लोकगीत हो, लोक चित्र हो, या लोक नृत्य हो, लोक वाद्य हो, उन सबको सहेजिए, उनको नई पीढ़ी तक पहुंचाइए। ऐसे ही स्कूल में दल बनाइए, और जब भी खाली पीरियड होता है या इंटरवल का जी समय होता है, या कोई 15 अगस्त, 26 जनवरी, इन पर्वों की तैयारी होती है, तो उसमें फिल्मी गाने न करवा करके, जी रिकॉर्डेड जी गाने न बिल्कुल। करवा करके, ये क्रिएटिव जी चीजें कराएं। तो हुड़का बिल्कुल बजाना सर। सिखाएं, जी ढोल दमाऊ, छेरिया, लोक जी नृत्य, लोकगीत, ये जी सिखाएंगे तो बच्चे क्रिएटिव भी होंगे, और निश्चित रूप से हमारी संस्कृति भी आगे अगली पीढ़ी तक पहुंचेगी। ये मेरा आप जी सबसे अनुरोध है, इस शो के माध्यम से। और हमारे जो आदरणीय दिनेश जोशी सर ने और हेमंत दा ने, जी लोगों ने जो बातें आज कही, आदरणीय गिरीश चंद्र जोशी जी आज नहीं कनेक्ट हो पाए किसी कारण से, तो हम उनको मिस कर रहे हैं आज बहुत ज्यादा, जोशी जी को, उनको हम नहीं सुन पाए। तो ये प्रयास, हम शिक्षकों का प्रयास द टीचर शो के माध्यम से आगे बढ़ेगा। और इससे पहले के 155 एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर उपलब्ध है। आप अगर उन चैनलों को, उन शोज को देख करके हमारे पुराने विद्वान साथियों के अनुभवों को जानना चाहें, उनसे सीखना चाहें, तो उनको देखिएगा। और आज ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ है सर, आज पहला दिन था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जो शो का जो पहला रन था वो हेमंत दा ने बनाया था। तो आज हेमंत दा 156 पे नॉट आउट चल रहे हैं, बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं हेमंत दा, कमाल है, मजा आ गया। भट जी, वैसे आपने मुझे उतार दिया था ओपनर, और तब से जी चल ही रही यात्रा, बहुत अच्छी चल रही। जी। तो वो 156 रन जो नॉट आउट हेमंत दा है, वो सारे के सारे रन जो हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर है, वो किसने कैसे कब कहाँ दौड़े, आप देखिएगा उस सबको। और आप सब उससे बहुत सीखेंगे निश्चित रूप से। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा एक एपिसोड कई किताबों के बराबर ज्ञान लिए हुए है। चाहे वो मोहन चौहान जी का एपिसोड हो, मनमोहन चौधरी जी का एपिसोड हो, रजनीकांत शुक्ला जी का एपिसोड हो, हेमंत दा का एपिसोड हो, और इतने हमारे विद्वान साथी पूरे देश भर से आए हैं, उन सब के एपिसोड बहुत लाजवाब रहे। तो जुड़िएगा हमारे साथ। और सरकारी और असरकारी शिक्षकों का एकमात्र शो है द टीचर शो, इसको देखते रहिए। अगले बृहस्पतिवार को ठीक 6:30 बजे हम एक नए मेहमान के साथ होंगे,
और अभी हम कुछ ही दिनों बाद हमारी क्रोएशिया में एक बहुत अच्छे शिक्षिका हैं हिंदी की, उनसे रूबरू होंगे अगले किसी बृहस्पतिवार को। तो देखिए हमारे बहुगुणा जी फिर से हाजिर हो गए। बहुगुणा जी, अनुमति है आपकी, समापन करें सर? बिल्कुल 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 करिए। आप कहीं लंबे ब्रेक में चले गए थे? नहीं, ब्रेक नहीं, नेटवर्क चला गया था। जी जी, नेटवर्क फ्रीज हो रहा है सर, ठंडा बहुत हो रहा है इसलिए नेटवर्क भी फ्रीज हो जा रहा है ठंड में। मैं बताऊं, ये देखिए मैं आग के पास बैठा हूँ, चूल्हे के पास में आग ताप रहा हूँ, साथ में आग जला के बैठा हुआ हूँ। यहाँ बहुत ठंडा हो गया है। आप तो ठाट से बैठे हैं राजा महाराजा की तरह, हम तो ठंड में ठिठुर रहे हैं। बढ़िया। जय हो। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आज हम आपसे जो जो अच्छा है वो सब आपके लिए, और जो जो कमी रह गई उसके लिए हमें सुझाव दीजिएगा, हमें लिखिएगा मैसेज में, मेल में, व्हाट्सएप में। और आप और आपके साथी अगर इस शो में शामिल होना चाहते हो तो अपना बायोडाटा, फोटो हमें भेजिएगा, हेमंत सर को भेजिएगा, मुझे भेजिएगा, या बहुगुणा जी को, जोशी जी को, जिस तक भी आप पहुंच सके। तो हम चाहेंगे कि आपकी उपलब्धियां, आपके कार्यक्रम, आपके शैक्षिक अनुभव शो के माध्यम से पूरे देश के शिक्षकों तक पहुंचे। अगले बृहस्पतिवार शाम 6:30 बजे तक के लिए अनुमति देने से पहले मैं एक बार फिर हमारे आज के मेहमान दिनेश चंद्र जोशी जी का, हमारे एक्सपर्ट होस्ट हेमंत सर का, और हमारे होस्ट और मार्गदर्शक बहुगुणा जी का, और हमारा खूबसूरत छोटा सा उत्तर वाला लंबा सा प्रश्न बनाने वाले मार्गदर्शक गिरीश चंद्र जोशी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देखिए जयेश प्रजापति जी, गुजरात से जुड़ गए हैं, हमारे शो में भी आए थे। कमाल है, विश्व रिकॉर्ड है कई सारे इनके नाम, प्रजापति जी के नाम। चौक पर मूर्तियों वाले आपको याद होंगे, इनका एपिसोड भी देखिएगा, बहुत कमाल का रहा। तो रजनीकांत शुक्ला जी बादाम खा रहे हैं दिल्ली में, धन्यवाद सर, वाह आपने बादाम की याद करी। तो अगले बृहस्पतिवार को ठीक 6:30 बजे हमसे मिलना न भूलिएगा। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद। देखते रहिए द टीचर शो। जय हिंद। द टीचर्स शो। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो।